नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। इसके पहले हमने बायोलॉजी के ज़्यादातर एरियाज कवर कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम ह्यूमन हेल्थ और ह्यूमन डिजीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो भाई, ह्यूमन हेल्थ और ह्यूमन डिजीज़ से क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहते हैं? हमारे पढ़ने का स्टाइल वही होगा जैसे हमने पीछे टॉपिक्स को पढ़ा हुआ है। क्या पहले हम जानेंगे कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, आप भी किसी भी टॉपिक को पढ़ा करिएगा तो इसी स्टाइल पर, इसी अप्रोच के साथ पढ़ा करिए। और हमारे साथ पढ़ते पढ़ते अभी आपका अप्रोच इस तरीके का डेवलप हो चुका होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं। पहले जाना करिए कि भाई आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में। फिर दूसरा होता है स्टेप जानने का कि जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं, क्या वहां कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिन्हें हम ट्रिक्स वगैरह के माध्यम से, छोटे छोटे तरीके बना करके, कुछ मजेदार निमोनिक्स के माध्यम से उन्हें याद कर सके। तीसरा तरीका होता है कि और जो तथ्य होते हैं जो शायद ट्रिक्स या निमोनिक्स के माध्यम से नहीं तैयार हो पाए, तो उनके रीजन को, कारण को जानने की कोशिश करेंगे कि वो तथ्य हमारे लिए बहुत आसान हो जाएं। तो इन्हीं तीनों फार्मूलाज को अपनाते हुए हमने पीछे अपने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। उसी आधार पर हम ह्यूमन डिजीज को भी समझ लेंगे और बहुत ही व्यवहारिक तरीके से चीजों को समझा करो, क्योंकि वह व्यवहारिक तरीका ही आपके एग्जाम में काम आएगा, आपको वही याद रहेगा। बायोलॉजिकल और टर्मिनोलॉजी अगर टफ रखोगे और उसी आधार पर रटने की कोशिश करोगे तो वह चीजें आपके दिमाग से बहुत जल्दी स्लिप होती हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यह पीडीएफ अगर आपको चाहिए, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जा रहा है। यह कंटेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ जाइएगा और इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं भाई। ह्यूमन हेल्थ, बोला ही जाता है कि स्वास्थ्य जो है मानव के लिए सबसे बड़ी पूंजी होता है। अब इस स्वास्थ्य की देखभाल करना और किसी तरीके की अगर बीमारी हो जाती है, उसके उपचार के लिए लगातार देखते रहते होंगे हम लोग, दौड़ते रहते हैं ना। और हर कोई यही कामना करता है कि उसका स्वास्थ्य क्या रहना चाहिए, सही रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, तभी वह सारे कार्यों को सही ढंग से कर पाएगा। तो आपके बताइएगा कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हो सकते हैं। सबसे पहला कारक होता है अनुवांशिक। देखो यार, अनुवांशिक क्या होता है? माता पिता से अगर हमें कोई बीमारी मिल जाती है, उसे आप समझिए अनुवांशिक विकार के रूप में जाना जाता है। दूसरा होता है संक्रमण, इसे ही हम पढ़ने वाले हैं। प्रश्न आपके संक्रमण वाले क्षेत्र से ज्यादा बनते हैं और अनुवांशिक विकार भी कुछ प्रमुख प्रमुख हम देख लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। अभी हम देखेंगे हीमोफीलिया, वर्णांधता, सिकल सेल एनीमिया, ये सब क्या है आपके? ये सब आपके अनुवांशिक विकारों के ही प्रमुख उदाहरण थे जो मैंने बताए अभी। इनको आगे डिटेल से समझेंगे। यहां केवल एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। दूसरा होता है संक्रमण। तो संक्रमण के कारण क्या होता है? जैसे वायरस के कारण, आपने सुना होगा किसी वायरस से होने वाली बीमारी, किसी जीवाणु से होने वाली बैक्टीरियल बीमारियां होती हैं, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां होती हैं। ये किसके अंतर्गत आती हैं? संक्रमण के अंतर्गत आती हैं। तीसरा देखो प्रमुख कारण हो सकता है मानव के स्वास्थ्य खराब होने का, उसकी जीवन शैली। अब इसके अंतर्गत कुछ नहीं, मान लो आप चीनी बहुत ज्यादा खाते हो, मीठा बहुत खाते हो, तो यह जीवन शैली में आपको अगर सुधार नहीं करोगे अपनी ना, तो आपको क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा। यहां बहुत सारी बीमारी हैं, जैसे इंसान मोटा होता है, उसकी जीवन शैली बेहतर नहीं होगी, बहुत ज्यादा मोटा होता चला जाएगा, तो हार्ट अटैक जैसी समस्याएं उसके सामने आ जाती हैं। तो इस तरीके से मानव के स्वास्थ्य पर यह नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। प्रमुख कारण आपको समझ में आ गए होंगे। ह्यूमन डिजीज को समझते हैं भाई, क्योंकि प्रश्न आपको यहीं से बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? एक तो देखो प्रश्न आपका बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरल डिजीज नहीं है, बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, और 4 ऑप्शन देगा और आप वहां से फिर बताइए भाई इसका सही आंसर क्या है। दूसरा तरीका होता है, एक तरफ आपके डिजीज रोक देता है और सामने यदि वायरल डिजीज देगा तो सामने वायरस के नाम लिख देगा और बोलेगा मिलान करो भाई। एक यह तरीका होगा। आप पीवाईक्यूज अगर नहीं देखते हो, जाना खंगाल कर देखना, और वह पीवाईक्यू इस वीडियो को देखने के बाद फिर सॉल्व करना। पहले क्वेश्चंस देख लेना, फिर वीडियो देखना, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करना और बताना कि कोई पीवाईक्यू या आगे कोई प्रैक्टिस सेट भी अगर लगाना इस टॉपिक से संबंधित, एक भी प्रश्न आपसे रुकेगा नहीं इसके बाद। ठीक है, तो मानव रोग, ह्यूमन डिजीज समझते हैं। ह्यूमन डिजीज आपके देखो 2 तरीके से होते हैं। एक होते हैं आपके इन्फेक्शियस संक्रामक रोग, दूसरे होते हैं नॉन इन्फेक्शियस गैर संक्रामक रोग। यह क्या होता है भाई? संक्रामक नाम से हमें पता चल रहा होगा, ऐसे रोग होते हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं। ये मत सोचना भाई गले मिलने से सारे रोग हो जाएंगे। संपर्क में आने का मतलब होता है इसके कई माध्यम हो सकते हैं। एक आपका देखिए वाटर हो सकता है ना, संक्रमित अगर आपने जल ग्रहण कर लिया तो भी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हो जाती हैं आपको। दूसरा क्या हो सकता है? एक आपका ब्लड होता है, बोलते हैं ना कुछ ब्लड ट्रांसमिटेड आपकी बीमारियां होती हैं। एग्जाम्पल जैसे एड्स को यहां पर रखा जाता है ना, यहां पर हेपेटाइटिस बी को रखा जाता है। यहां एग्जाम्पल नहीं समझना, यहां यह देखना है इन्फेक्शन आपके किस तरीके से हो सकते हैं, कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तीसरा देखते हैं भाई
फूड वगैरह कोई हमने अगर कॉन्टेमिनेटेड फूड हमने अगर खा लिया तब भी हो सकता है। या चौथा आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी होता है ना, सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्शन के कारण भी बीमारी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। यह आपके डिजीज के प्रमुख कारण हो सकते हैं, और वो भी किसके, इन्फेक्शन के। और यह इन्फेक्शन के आधार पर हम समझेंगे कि दो आपको टॉपिक खूब पढ़ने को मिलते हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एक देखो पैथोजन, जिसे रोग जनक कहा जाता है, रोग वाहक कहा जाता है। बोले समझा दो भाई क्या होता है। देखो रोग जनक यही जिसके कारण आपका इन्फेक्शन होता है, वह आपका वायरस हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है अर्थात, या प्रोटोजोआ या कवक। ये सारे प्रमुख रोग जनक होते हैं। फिर ये रोग वाहक क्या है, बोले जिसे वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, आप पढ़ते होंगे बहुत सारे वायरस, जैसे डेंगू एक एग्जांपल ले लेते हैं। डेंगू में आप अभी पढ़ोगे कि इसके लिए एक वायरस जो होता है वह रोग जनक अर्थात पैथोजन के रूप में कार्य करता है। फिर जो मच्छर होता है एडीज मच्छर के रूप में हमने पीछे भी पढ़ा है, यह एडीज मच्छर क्या होता है, वेक्टर का काम करता है, वाहक का काम करता है। वाहन क्या काम करता है, वाहन आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो वैसे ही यह रोग वाहक क्या होते हैं, इस बीमारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जाते हैं। ठीक, क्लियर हो गया होगा, अब इस टर्म से आप परिचित हो गए होंगे। गैर संक्रामक के अंतर्गत हम जब अनुवांशिक बीमारियां पढ़ेंगे तो उन्हें समझ लेंगे कि भाई व्यक्ति अगर एक दूसरे के संपर्क में भी आए तो यह बीमारियां उसी व्यक्ति में रहेंगी जो व्यक्ति इससे प्रभावित रहेगा, वह फैलती नहीं है। उन्हें रखा जाता है गैर संक्रामक रोगों में। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कवक से होने वाली बीमारियां। फंगस से होने वाली जो बीमारियां होती हैं, हम क्या करेंगे, फंगस से होने वाली पहले एक साथ देख लेंगे कौन सी बीमारियां हैं। दो तरीके देखो मैंने अपनाए हैं। सबसे पहले हमने फंगस से होने वाली बीमारियां एक साथ देख ली, दूसरे नंबर पर हम बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां एक साथ देखेंगे। और अगर प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कवक से नहीं होती है ना, कवक से नहीं होने वाली बीमारी पूछ लेगा। और 3 अगर ऑप्शन आपके फंगल होगा, चौथा आपका कोई और बीमारी होगी, तो फंगस वाले अपने को पता होंगे ना, हम काट देंगे, एलिमिनेट करेंगे और चौथा आंसर सही करेंगे। इसी आधार पर बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी पूछेगा कौन सी नहीं है, तो एटलीस्ट हमें बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां पता होंगी ना, तब तो हम क्या है चौथा आंसर सही कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, कवक और बैक्टीरिया इनकी हम निमोनिक्स बना लेंगे। अभी देखो बहुत मजा आएगा, निमोनिक्स भी ऐसी बनाएंगे कि आपको याद रहेगी हमेशा। तो कवक से पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से रोग हैं जो होते हैं। ये सारे के सारे देखो आप जानते हो, दमा हो गया जिसे अस्थमा बोलते हो आप, या गंजापन हो गया जो बोलते हो ना रूसी वगैरह, ये रूसी क्या होता है, फंगस ही होता है। दाद आप देखते होगे है ना, दाद में भी क्या होता है, दाद रिंग वर्म जिसे बोल देते हो, गोल गोल आप देखते होगे दाने दाने से हो जाते हैं है ना, जहां पर भी आपको खुजली होती है। और यह दाद भी अपने आप में एक फंगल डिजीज है। एथलीट फुट जिसे बोलते हैं ना, जो पैर पर आपकी इचिंग वगैरह होती है, दाने वगैरह रैशेस हो जाते हैं, उसे एथलीट फुट बोला जाता है। और लास्ट आपका है खाज। खाज भी आप जानते हो इसके बीज जिसे बोलते हैं, खुजली ही होती है इसमें। ये सारे के सारे जो रोग हैं ये फंगस से होने वाले रोग हैं। अब इनकी क्या है, हम एक निमोनिक बनाते हैं, ट्रिक बनाते हैं। क्या भाई, ट्रिक हमने यह बनाई कि गंजा दामाद, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहानी सुनो। अब यह मत सोचना, यहां पर आप लोग ना थोड़ा सा ध्यान रखना, बिल्कुल सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है कि गंजे दामाद की बात की जा रही है तो गंजे लोगों का यहां पर कोई भी विरोध नहीं किया जा रहा है। केवल यहां पर केवल ट्रिक बनाने के लिए यह केवल निमोनिक्स यूज की जा रही है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, चलो ट्रिक क्या है, ट्रिक यह है कि गंजा दामाद है। ठीक है, हमने देखा कि भाई कोई व्यक्ति था, कोई भी मान लीजिए शादी होती है तो लोग प्रेफर करते हैं कभी भी गंजे दामाद को। अगर मान लीजिए उनके सामने बालों वाला दामाद रहेगा, केवल आपको याद कराने के लिए है, बिल्कुल इससे हार्म नहीं होना है ना। जैसे आपके सामने अगर गंजा दामाद रहेगा और बालों वाला दामाद रहेगा तो क्या करेगा इंसान, किसे प्रेफरेंस देता है, एक जनरल वे में बात की जा रही है, इंसान किसको करता है, प्रेफरेंस देखता है बालों वाले दामाद को। तो बोले भाई गंजा दामाद है, हमने देखा कि वह व्यक्ति गंजे दामाद को प्रेफरेंस दे रहा है। लेकिन क्यों दे रहा है, क्योंकि उसके पास खजाना है। और खजाना है क्यों, क्योंकि वह एक एथलीट है। तो यह केवल ट्रिक बनानी थी हमें। हमने देखा कि वह गंजे दामाद को प्राथमिकता दे रहा है, क्यों, क्योंकि उसके पास खजाना है ना, खजाना है यानी कि पैसा है। और खजाना है कैसे, क्योंकि वह एथलीट है। सारे देखो हमें याद हो गए कवक से होने वाले रोग। गंजा से हमने याद किया गंजापन को, दामाद का हमने दामा से याद किया दमा को, है ना, दामाद के दमा से क्या याद किया, दमा को, जिसे अस्थमा बोलते हो। और आखिरी का जो दा है इससे हमने याद किया दाद को। ठीक है, गंजा दामाद में देखो हमारे 3 जो है प्रमुख रोग निकल आए कवक से होने वाले, गंजापन, दमा और दाद। और लेकिन उसके पास खजाना, तो खजा से हमने याद किया खाज को। ठीक, खजाना के खजा को पकड़ा और वहां से हमने बना लिया खाज को। और एथलीट है, क्यों है उसके पास खजाना, क्योंकि वह एथलीट है। तो एथलीट से हमारा एक और रोग निकल कर आया, एथलीट फूट। अब अगर आपसे पूछेगा, कोई नींद में भी पूछेगा, भाई कवक से होने वाले रोग आपको याद है, बोले हाँ, क्या है, गंजा दामाद है। लेकिन गंजा दामाद है उनका क्यों है, क्योंकि उसके पास खजाना है। और खजाना क्यों है, खजाना इसलिए क्योंकि वह एथलीट है। बस
आसान है ना याद करना, कवक से होने वाले सारे रोग। और इसमें गंजे लोग जिनके बाल नहीं है उनको बिल्कुल भी यहाँ पे हार्म होने की जरूरत नहीं है, उनको बिल्कुल यहाँ पे अफेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई, केवल ट्रिक बनाई गई है ताकि आपको याद रहे। अब भाई इसमें रोग देखते हैं, और रोग में आपको देखो यह जो लिस्ट दी गई है, ऐसी ही लिस्ट आपको जीवाणुओं में भी दी गई है, और उसके साथ साथ वायरस में भी यही लिस्ट बनाकर दे दी गई है ताकि आपको याद रहे। चलो कवक से होने वाले प्रमुख रोग देखते हैं। सबसे पहले देखो दमा दिया हुआ है। दमा आपका फ्यूमिगेट्स जो फंगस होता है, इसका नाम है फ्यूमिगेट्स, है ना। आगे का नाम आप मत याद रखना, आगे का नाम आप ज्यादा पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। लास्ट का नाम याद रखना। मोस्ट ऑफ दी नाम ऐसे होंगे लास्ट के कि आप किसी चीज से कनेक्ट कर पाओगे और याद रख पाओगे। देखो अस्थमा जो होता है आपका, फ्यूमिगेट्स आपका फंगस रहता है, साथ ही इससे प्रभावित अंग कौन सा है, आपका फेफड़ा रहता है ना। आप देखते होगे अस्थमा के जितने मरीज होते हैं उन्हें क्या दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। जैसे ही थोड़ा चलते हैं सांस उनकी बहुत तेज तेज चलने लगती है, क्योंकि उनका फेफड़ा प्रभावित होता है इससे। गंजेपन में क्या होता है, गंजेपन का पहले तो हमें पता होना चाहिए फंगस कौन सा है, किस फंगस के कारण यह बीमारी लगती है भाई। गंजापन के जो फंगस है उसे कैपिटस बोलते हैं। आगे का भूल जाओ, कैपिटस। कैपिटस को याद रखने का तरीका बता रहा हूं। बाल वगैरह देखते हो ना, कैपिलरी की तरह होता है कि नहीं, बालों में कैपिलरीज होती हैं, तो कैपिलरी से ही हमने कैपिटस को कनेक्ट कर लिया, तो गंजेपन का हमें फंगस याद रहेगा, कैपिटस है। इसमें क्या होगा, प्रभावित अंग आपके सिर के बाल ही रहते हैं, झड़ने लगते हैं। दाद, दाद को हमने देखा ट्राइकोफाइटन, ट्राइकोफाइटन इसका फंगस रहता है, जिसके कारण यह दाद जो होता है व्यक्ति को हो जाता है और स्किन इसके प्रभावित रहती है। जैसे इसका देखो अन्य में कहीं कहीं पर देखो, यहां पर ज्यादा तथ्य नहीं दिए गए हैं अन्य में, क्योंकि यहां प्रश्न ज्यादा नहीं बनाए जाते हैं। फंगल से होने वाली जो डिजीज है यहां बहुत ज्यादा यहां से प्रश्न भी नहीं बनते हैं। लेकिन चलो दाद में दिया है, जैसे नमी से अधिक सक्रिय, बोलते हैं ना घर वाले बोलते होंगे कि अगर दाद वगैरह हो जाता है तो गीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि गीले कपड़े जैसे ही पहनोगे तो नमी मिलेगी, और दाद का जो फंगस है आपका ट्राइकोफाइटान, ये बहुत अधिक एक्टिव हो जाता है, और दाद आप देखते होगे आपके शरीर में बहुत तेज बढ़ जाता है। कारण आपको समझ में आ गया होगा। एथलीट फुट जो होता है, एथलीट फुट में आपका टीनिया पेडिस, तो पेडिस याद रखना है। पेडिस कैसे याद रखोगे, एथलीट क्या करता है, एथलीट जो है पैदल दौड़ता है ना पैरों पर, और पेडेस्ट्रियन पैदल दौड़ने वाले को क्या बोला जाता है, पेडेस्ट्रियन बोला जाता है। तो पेड से ही आपका पेडेस्ट्रियन का ही पेड से आपने पेडिस को कनेक्ट कर लिया, तो हमें याद रहेगा एथलीट फुट का कवक कौन सा है, पेडिस, और पेडिस से हमने पेडी का हमने पेडेस्ट्रियन से पेडी निकाला है भाई, तो हमें इससे याद भी हो गया, परमानेंट हमारे मेमोरी में चला गया यह। और इससे प्रभावित अंग कौन सा रहता है, पैर ही रहता है भाई। खाज, खाज को क्या बोलते हो, खाज को स्केबीज भी बोला जाता है। तो इसका जो फंगस है याद करना बहुत आसान है, एकरस स्केबीज इसके फंगस का भी नाम रहता है, और स्किन इससे प्रभावित होती है क्योंकि इससे पूरी स्किन में ही खुजली होने लगती है। यह प्रमुख आपकी बीमारियां थी जो कवक से होने वाली हैं। अब आते हैं जीवाणु से होने वाली, बैक्टीरिया से होने वाली। बैक्टीरिया के स्तर पर हमने क्या पढ़ा है, बैक्टीरिया पहले यह जान लो अपने आप में क्या है, यह प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आता है। यह अपने आप में एक जीव है, ये तो जानते हो, पीछे पढ़ चुके हैं जब हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ा था, तो बैक्टीरिया को हमने कहां पर रखा था, प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत या प्रोकैरियोटिक जीवों के अंतर्गत इसको रखा हुआ था। अब यह जीवाणु कुछ ऐसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं, जिसके कारण मनुष्य में कई सारे रोग होते हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हम जान लेंगे, और वायरस से होने वाली बीमारियां अगर पूछेगा भी तो वहां कोई बैक्टीरियल दी होगी, या जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, इस आधार पर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो भैया हमें जीवाणु वाली तो सारी याद हो जाएंगी। अभी हम इसकी ट्रिक बनाएंगे, निमोनिक्स बनाएंगे, बैक्टीरिया वाली याद कर लेनी है बस। उसके बाद वायरस वाली हमें कोई निमोनिक्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कवक की हमने याद कर ली, गंजा दमाद है, लेकिन उसके पास खजाना है क्योंकि वह एथलीट है। या हमने बना ली कवक की और बैक्टीरिया की, तीसरी हमें वायरस की बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो जीवाणु से होने वाले पहले हम रोग देखते हैं कौन से हैं। देखो आपका एक है टाइफाइड, दूसरा आपका टिटनेस है, फिर टीबी है, कुष्ठ रोग, प्लेग, निमोनिया, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, गोनोरिया, सिफिलिस। एक एक बीमारी को अभी हम डिटेल से बहुत अच्छे से समझेंगे। कारण आप जानते होंगे, जीवाणु जान रहे होंगे कौन सा है, इसके लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया रहेगा, और प्लस उसके बारे में थोड़ा सा और समझा दूंगा ताकि वह टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाए। किसी भी बीमारी के बारे में, रोग के बारे में आगे कभी पढ़ो भी तो ज्यादा दिक्कत नहीं आए उसको याद करने में। तो पहले तो हम निमोनिक्स देख लेते हैं, क्या बनाया है जीवाणु से संबंधित बीमारी याद रखने का। जीवाणुओं से बीमारियां जितनी भी होती हैं उसका एक ट्रिक बनाते हैं भाई, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के रूप में, ठीक है। देखो होता क्या है, मान लीजिए बैक्टीरिया को हम कैसे पढ़ेंगे, तभी हमको याद रहेगा सारी की सारी किससे संबंधित हैं, बैक्टीरिया से ही संबंधित हैं बीमारियां। कवक की तो आसान है याद करना, कम बीमारियां हैं, जल्दी याद हो गई। बैक्टीरिया में बहुत ज्यादा रहती हैं बीमारियां, है ना, बहुत सारे रोग हैं बैक्टीरिया से होने वाले। तो हम क्या है, बैक्टीरिया को पहले बनाएंगे बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया को क्या है, हमारी बेटी है, मान लो भाई रिया है, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आपकी बेटी रिया है। अब वह क्या कर रही है, वह टीका नहीं लगवा रही है भाई, वह उसको बैक्टीरिया से होने वाली कोई बीमारी हो गई है मान लो, अब वह टीका नहीं लगवाने जा रही है, तो उसको हम बोल रहे हैं बैक्टीरिया।
जो पंडित का टीका है वो एकदम न्यू है ना, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। चलो बेटी रिया, पंडित का टीका जो है एकदम न्यू है, लगवा लो। सारी देखो इसमें ट्रिक आपकी जो बनाई गई है, सारी बैक्टीरिया से होने वाली जो रोग हैं सारे इसमें कवर हो जाएंगे। कैसे? पंडित में आपका पा से हो गया आपका प्लेग, पहली हुई बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कवर। पंडित में डी से आपका हो गया डिप्थीरिया। तीसरी है देखो ता से आपका तपेदिक, जो टीबी है आपकी। का, फिर जो का आया, का से आपने बनाया काली खांसी को जोड़ा, और टी से टिटनिस और टाइफाइड दोनों को, टी से आपने टिटनिस और टाइफाइड दोनों बीमारियों को जोड़ लिया, और दूसरे का से आपने कुष्ठ रोग को जोड़ लिया। चाहे पहले का से कुष्ठ रोग को जोड़ लो, दूसरे का से आप काली खांसी को जोड़ लो, फिर न्यू से देखो आपने निमोनिया को जोड़ लिया। न्यू से क्या हो गया? निमोनिया। और है से हैजा। तो ट्रिक क्या थी अपनी? पंडित का टीका न्यू है, ये आप किससे बोल रहे हो? बेटी रिया से बोल रहे हो। और बेटी रिया हो गया आपका बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से होने वाली सारी बीमारियां किसके अंतर्गत आ जाएंगी? पंडित का टीका न्यू है बेटा, लगवा लो, है ना। बेटी रिया से हम बोल रहे हैं, बेटी रिया लगवा लो टीका, पंडित का टीका न्यू है। तो पंडित से पा दोबारा पढ़ते हैं। पंडित पा से हो गया आपका प्लेग, डी से हो गया डिप्थीरिया, ता से हो गया तपेदिक, का से हो गया काली खांसी, टी से हो गया आपका टिटनेस, दूसरे का से हो गया कुष्ठ रोग, न्यू से हो गया निमोनिया, और है से हो गया हैजा। एक साथ लिख लेना इनको सबको। बहरहाल आपको जो पीडीएफ दी जा रही है उसमें ये लिखी हुई है, यहां आपको चीजें समझाई जा रही ताकि आप पढ़ो तो याद रहें। अब देखो बैक्टीरिया को लेकर के ये क्वेश्चन और बनता है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज जो है आपकी ल्यूवेनहॉक ने की थी। इनके द्वारा जब खोज की गई तो क्वेश्चन एक और बना दिया जाता है भाई कि यह बैक्टीरिया नामकरण किसने दिया? तो बोले ल्यूवेनहॉक ने जब खोज की थी तो इन्होंने नाम क्या बैक्टीरिया नहीं दिया था? बोले नहीं दिया था, इन्होंने इसे सूक्ष्म जीव ही बोला था। और यह नाम किसने दिया? बैक्टीरिया नाम जो दिया गया था एहरेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। पहला क्या, खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की। और यह नाम किसने दिया? एहरेनबर्ग ने दिया। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, ह्यूमन डिजीज। और ह्यूमन डिजीज के अंतर्गत अब हम बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज देखने वाले हैं। बहुत मजा आएगा, जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं इनको समझेंगे हम धीरे धीरे करके। और सारे क्वेश्चंस देखो इसी जो सारणी दी गई है इसी सारणी से बाहर नहीं जाते हैं, आप उठाकर देख लेना। पहले देखते हैं, सबसे पहले है हमारे पास टाइफाइड। देखो टाइफाइड को याद रखना कितना आसान है। इसका जो बैक्टीरिया है टाइफाइड से ही इसका नाम निकल कर आया है, टाइफी। पहले वाला भूल जाओ क्या है, क्योंकि पहले वाला ज्यादा आएगा नहीं, टाइफी वहां दिया होगा आप तुरंत कनेक्ट कर लोगे। इसमें आपका प्रभावित अंग जो रहता है आंत रहता है। यह फैलती कैसे है? देखो प्रदूषित जल या भोजन इसके माध्यम से फैलती है। होता क्या है, देखो जब भी यह जीवाणु रहेगा और जीवाणु पर मान लीजिएगा किसी भी मल वगैरह पर, मान लीजिए मल वगैरह पर आपका बैक्टीरिया यह मौजूद होगा, और वह मान लीजिए आप मल वगैरह कर आए, उसके बाद में आपने हाथ ढंग से नहीं धोए और वही खाना मान लीजिए आपने खाया, आपके हाथ में रह गया है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया आपके माउथ में चला जाएगा और फिर आपको यह टाइफाइड होता है। मैं एक बता रहा हूं प्रोसेस कि कैसे यह टाइफाइड होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। और इसको लेकर के ही तभी लोग बोलते हैं भाई कि आप क्या करिएगा, हाथ अच्छे से धोया करिए। क्यों बोला जाता है? इसीलिए बोला जाता है कि टाइफाइड की समस्या हो सकती है ना। और अगर घर वाले बोलते हैं ना तो बात को मान जाया करो, भले उनको अगर ये कारण भले ना पता हो कि टाइफाइड होता कैसे है, लेकिन एटलीस्ट वो अगर कुछ बोल रहे हैं तो कुछ आपके भले के लिए ही बोल रहे होंगे। फिर देखो इसके लिए जो टेस्ट पूछा जाता है, वाइडल टेस्ट किया जाता है। आपका टाइफाइड की जांच के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे वाइडल टेस्ट बोला जाता है। बस इतना ही जान लो आप। हैजा पढ़ते हैं भाई, हैजा जिसे कॉलरा बोला जाता है। अब कॉलरा आपका हैजा को बोलते हैं, इसीलिए जो इसका बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है? कॉलरी। इसमें भी प्रभावित अंग आपका इंटेस्टाइन ही होता है, आते ही इसमें भी प्रभावित होती हैं। और यह जब किसी व्यक्ति को कॉलरा होता है तो उसको लगातार दस्त या उल्टियां आती हैं, जिसके चलते हमारी बॉडी में जितना भी पानी होता है वो सब पानी बाहर आता है, तो डिहाइड्रेशन की समस्या होती है। इसीलिए जिसको कॉलरा होगा डॉक्टर्स वगैरह देखिए सजेस्ट करते हैं आप लगातार क्या करिए, पानी वगैरह पीते रहिए। अगली बीमारी देखते हैं तो निमोनिया है। अब निमोनिया क्या होता है? देखो निमोनिया में आपका बैक्टीरिया याद रहेगा न्यूमोनी। ये कोई याद कराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो बच्चे को याद हो जाएगा यार, देख के पूछेगा कि निमोनिया किस जीवाणु के कारण होता है तो वहां न्यूमोनी देखेगा तुरंत आंसर मार देगा। अब इसमें प्रभावित जो अंग होता है फेफड़ा होता है। समझते हैं यहां पर कि इसमें होता क्या है। देखो हमने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तो वहां लंग्स के बारे में देखा हुआ था, पढ़ा था। लंग्स में ही आपकी मौजूद थी एल्विली। ध्यान है? नहीं ध्यान है तो जाना श्वसन तंत्र देखना जाकर के। लंग्स के भीतर मौजूद थी एल्विली। यहां क्या था? बोले यहां ऑक्सीजन मौजूद थी। इसमें क्या होता है अगर यह आप जान गए ना तो फिर आपके लिए बीमारी जो है याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा। अब एल्विली में क्या रहती है? ऑक्सीजन रहती है। यह ऑक्सीजन एल्विली में हमारे मौजूद थी।
लेकिन इस बीमारी में क्या फिर ऐसा हो जाता है, बोले इन्हीं एल्वेली में आकर के आपका फ्लूइड जो तरल होता है यह जमा हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन आएगा भैया तो यहाँ ऑक्सीजन उसको कम मिलेगी, ऑक्सीजन जब कम मिलेगी तो हमारे ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजन कम पहुंच पाएगी और फेफड़ों में भी आपके ऑक्सीजन कम रहेगी, तो श्वसन में आपको तकलीफ होने लगती है। निमोनिया में यही प्रोसेस होता है और क्लियर तरीके से मैं समझा पाया हूँ क्योंकि पीछे रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छे से समझाया आपको। फिर आते हैं भाई प्लेग पर। प्लेग आपको पता है एक समय में बहुत बड़ी महामारी हुआ करती थी। प्लेग में आपका जो जीवाणु होता है उसे पेस्टिस बोलते हैं। प्लेग से ही आप कनेक्ट कर सकते हो पेस्टिस को, और इसमें प्रभावित होने वाला जो अंग है फेफड़े और लिम्फ नोड ही रहते हैं। देखो यहां समझते हैं कि यहां दिया हुआ है ब्लैक डेथ, क्यों इसको ब्लैक डेथ बोला जाता है, और वेक्टर, इसके जो वाहक होते हैं इनको समझ लेते हैं। वेक्टर तो पीछे बता दिया ना, जो वाहक का मतलब क्या होता है, वाहक का मतलब होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो यह बीमारी को ले जाने का काम करते हैं। कैसे भाई ह्यूमन तक यह पहुंचता कैसे है, इसको समझते हैं। देखो मान लीजिए कोई चूहा होता है, चूहा इससे प्रभावित होता है, चूहा प्लेग से प्रभावित होता है। प्लेग बेसिकली किसके अंतर्गत पाया जाता है, यह जो प्लेग है यह किसके भीतर मौजूद होगा, यह बैक्टीरिया चूहों में मौजूद होगा। चूहे की हो गई डेथ, बोले चूहा हो गया मर, चूहे पर कोई बैठ गया पिस्सू आकर के, है ना, पिस्सू कोई कीड़ा मान लीजिए होता है, कोई इंसेक्ट टाइप का होता है, वह पिस्सू आया और उसने चूहे को काटा और चूहे को काटकर इस बैक्टीरिया को ले गया अपने साथ, और जाकर यह अगर किसी इंसान को काट लेगा, जैसे इसने इंसान को काटा तो उसके इंसान के अंदर क्या फैल जाएगा, प्लेग हो जाएगा इंसान को। क्लियर हो गया होगा कि कैसे यह वाहक के रूप में काम करता है। और यह किस जीवाणु के कारण होता है, पेस्टिस जीवाणु के कारण होता है। इसको ब्लैक डेथ क्यों बोलते हैं यह भी समझा दो। जैसे ही इंसान को काटेगा धीरे धीरे करके क्या होता है, जब यह प्लेग इंसान के शरीर में फैलने लगता है तो उसकी उंगलियां पहले नीली होती हैं और फिर काली होने लगती हैं और अंततः उसकी डेथ हो जाती है। तो अंततः उसका शरीर काला पड़ जाता है, इसीलिए इसको ब्लैक डेथ बोला जाता है। क्लियर, तो प्लेग को क्यों ब्लैक डेथ बोलते हैं यह भी समझा दिया होगा मैंने। अब डिप्थीरिया पर आते हैं। देखो डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटनेस, इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, क्यों, आसान हो जाएगा आपके लिए। इसके लिए आपकी जो डीपीटी वैक्सीन है यह यूज की जाती है, तो तीनों बीमारियों को एक साथ पढ़ा करो। डीपीटी वैक्सीन किसके लिए यूज करते हैं, बचपन में आपको भी डीपीटी वैक्सीन लगाई गई होगी। क्यों लगाई गई होगी, क्योंकि यह तीनों ही बीमारियां जो होती हैं, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, यह तीनों बीमारियां बड़ी घातक होती हैं और आपके शरीर में वैक्सीन लगा करके शुरुआती स्तर पर ही आप समझ लीजिए वह इम्यून डेवलप कर दिया जाता है। अब वैक्सीन क्यों लगाई जाती है यह तो समझाने की जरूरत है नहीं। देखो वैक्सीन लगा करके क्या होता है, आपके शरीर में वह सारी एंटीबॉडीज बना दी जाती हैं जो आगे इन फ्यूचर अगर डिप्थीरी, परट्यूसिस और टिटेनी, यह बैक्टीरिया इन फ्यूचर अगर आपके शरीर पर अटैक करेंगे तो यह वैक्सीन हमारे शरीर में जा चुकी है, यह वैक्सीन तुरंत क्या करेगी, इस जीवाणु को मारकर खत्म कर देगी। यह क्या किया, इनके माध्यम से किया क्या जाता है, डीपीटी वैक्सीन में एक छद्म समझिए, कमजोर सा बैक्टीरिया डाला जाएगा आपके बॉडी में, और कमजोर सा बैक्टीरिया ऐसा डाला जाता है जो आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन क्या करेगा, आपके शरीर में उत्प्रेरित कर देगा एंटीबॉडीज बनाने के लिए। जैसे जो लिम्फोसाइट्स वगैरह डब्ल्यूबीसी होती है ना, उनको उत्प्रेरित करेगा आपके शरीर में कि भैया कोई लग रहा है इस टाइप का डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनिस, यह जीवाणु आ चुका है, तुरंत इसको मारो, तो हमारे शरीर में बन गई एंटीबॉडी। इन फ्यूचर अगर असली वाला, आगे इन फ्यूचर में असली वाला जैसे डीपीटी का कोई भी जीवाणु आएगा तुरंत हमारी बॉडी क्या करेगी, इसको निपटा देगी। तो यह प्रोसेस पूरा वैक्सीन के लिए होता है और आसान भाषा में मैं समझा पाने की स्थिति में हूं कि वैक्सीन अब समझ गए होंगे कैसे यह काम करती है। अब देखो डिप्थीरिया में भी आपकी श्वास नली खत्म हो जाती है भाई, श्वास नली पर ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब भी आपको डिप्थीरिया के बारे में पढ़ने को मिलता होगा तो डिप्थीरिया और काली खांसी दोनों ही आपके बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं श्वसन तंत्र को। और यह आपका जो काली खांसी होता है एयर ट्रांसमिटेड होता है, जैसे आप खांसते वगैरह हो ना, कोई आपके पास अगर काली खांसी से प्रभावित व्यक्ति होगा तो उसको अगर खांसी आ रही होगी तो आप अगर उसके संपर्क में आओगे या उससे एयरबोर्न के संपर्क में आते हो तो आपको भी काली खांसी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। टिटेनस क्या होता है, टिटेनस के बारे में आप खूब जानते होंगे कि इसे लॉक जॉ बोला जाता है, और इसमें आपका नर्वस सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम होता है, समझिए यहां पर कैसे काम करता है। टिटेनस देखिए जैसे भी जंग लगी जगह होती है कोई भी, वहां अगर कट लग जाता है और वहां यह जो टिटेनी बैक्टीरिया है यह मौजूद होता है, यह सबसे बेस्ट जगह मानी जाती है इसके लिए। जो लोहे से जंग लगी जगह होती है, बोला जाता है ना अगर वहां से कट लगा है तुरंत जाओ टिटेनस का इंजेक्शन लगवा के आओ। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहां पर मौजूद होता है, चांस ज्यादा रहते हैं टिटेनी के। अभी तो यह खत्म हो चुका है लगभग भारत से, लेकिन वहां पर टिटेनी बैक्टीरिया रहेगा, यह आपकी बॉडी में जाएगा और आपके नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर देगा बुरी तरह। नर्वस सिस्टम जैसे ही फेल करेगा तो आपको लॉक जॉ क्या होता है, देखो जबड़ों वगैरह में क्या होता है, आपका जकड़न आ जाती है। मसूड़ों के जो होते हैं, मसूड़ों की आपकी मसल्स होती हैं, यह जकड़ जाएंगी, जकड़ने के बाद ओपन नहीं होंगी, है ना, तो आपका क्या है बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही खत्म हो चुका होता है। बोले यार डीपीटी वगैरह के माध्यम से अगर हमने उसको डीपीटी दे रखी है तो फिर यह बाद में हमें इंजेक्शन लगाने की क्यों जरूरत है। देखो डीपीटी जिन्होंने नहीं ली होती है, या होता क्या है, जब यह टिटेनी बैक्टीरिया के बारे में यह बोला जाता है कि टिटेनी बैक्टीरिया जब एंट्री कर जाता है तो अब हमें क्या है ना, हमारे शरीर में
बाहर से तैयार एंटीबॉडी डाल दी जाती हैं, ताकि अगर मान लीजिएगा आपको कट लगा है और वहां पर टिटेनी मानकर यह चला जाता है, अगर होगा भी ना तो यह तैयार एंटीबॉडी क्या करेंगे, इस टिटेनी बैक्टीरिया को खत्म कर देंगी। तो इसी कारण से आपको बाद में यह इंजेक्शन लगवाया जाता है। अब आते हैं भाई सिफिलिस। सिफिलिस और गोनोरिया पीछे पढ़ा था, यह आपकी कैसी हैं, यह आपकी जननांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख रोग हैं। इसमें आपका जो बैक्टीरिया होता है ट्रेपोनोमा पैलिडम होता है, और यह सारी की सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज समझिए यहां पर जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स के माध्यम से यह सारी बीमारियां फैलने का डर रहता है। जो आपकी कौन सी हैं, सिफिलिस हो गई, गोनोरिया हो गई, यहीं पर आपको देखिए एड्स को भी समझा जाता है, या आपका हेपेटाइटिस बी को भी यहीं पर समझ लेते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पूछ लिया जाता है कभी कभी। देखिए होता क्या है, देखो ब्लड के ट्रांसमिशन से भी यह बीमारियां फैलती हैं। एड्स हो गया, जैसे आपका हेपेटाइटिस बी हो गया, तो वहां भी अगर अनप्रोटेक्टेड आपने सेक्स किया, और जैसे बोला जाता है कि अगर ब्लड आपका संपर्क में आ गया उस पर्सन के जो इस बीमारी से प्रभावित है, तो आपको भी यह बीमारी होने के चांस बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, सिफिलिस और गोनोरिया वगैरह में जननांग नर का हो या मादा का हो, दोनों इससे प्रभावित होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। तपेदिक टीबी जो होता है, टीबी में देखिए टीबी और कुष्ठ रोग को एक साथ पढ़ेंगे। क्यों? टीबी में आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो टीबी से ही आपके बैक्टीरिया का नाम समझ में आ गया, ट्यूबरकुलोसिस है। और कुष्ठ रोग को लेप्रोसी बोलते हैं, इसीलिए इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ही होता है, लेकिन लेप्री। तो हमें लास्ट वाले नाम खाली याद रखने हैं, शुरू में ही बताया है। ट्यूबरकुलोसिस याद रखना है, इसका बैक्टीरिया का नाम है, और लेप्रोसी के कारण इसका नाम क्या है, लेप्री है। तो टीबी में आपका क्या प्रभावित होता है, फेफड़े प्रभावित होते हैं, और इसमें वैक्सीन पूछी जाती है। कौन सी वैक्सीन लगती है, बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। यह वैक्सीन भी क्या करती है, यह वैक्सीन क्या काम करती है, सेम वही पूरा पीछे जो पढ़ा ना डीपीटी वैक्सीन के बारे में, वैसे ही बीसीजी वैक्सीन टीबी के संबंधित, टीबी के जो कमजोर बैक्टीरिया को डाल दिया जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस, कमजोर ट्यूबरकुलोसिस को आपके शरीर में, ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्ट किया जाएगा, और यह ह्यूमन बॉडी क्या करेगी, यहां जो मौजूद WBCs होंगी, यह एक एंटीबॉडी बना लेंगी इस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस से। तो हम क्या हो जाएंगे फिर, ट्यूबरकुलोसिस टीबी बैक्टीरिया से क्या हो जाएंगे, एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। तो बच्चों को देखिए यही वैक्सीन लगाई जाती है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए भाई आपके शरीर में ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया एंट्री कर जाता है, उसके बाद फिर क्या किया जाता है, उसके बाद देखो आप जानते हैं तैयार एंटीबॉडी आपके शरीर में डाली जाती है। और मैं समझा पाने की स्थिति में हो गया हूंगा कि एंटीजन और एंटीबॉडी अगर आपको नहीं पता है तो बताता हूं। देखो एंटीजन क्या होता है, आप सेल देखते हैं, तो आपका बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है भाई। तो इसकी जो सेल है, सेल के बाहर जो मौजूद होते हैं, जीवाणु जो होता है, जीवाणु के सेल के बाहर क्या मौजूद होंगे, बाहर आपके एंटीजन मौजूद होते हैं। और हमारे ह्यूमन ब्लड में, ह्यूमन ब्लड जो रहता है, इसके प्लाज्मा में क्या मौजूद रहता है, प्लाज्मा में आपके एंटीबॉडी बनते हैं। और यही जैसे ही हमारे ह्यूमन ब्लड में यह सेल पहुंचती है, तो यह प्लाज्मा एंटीबॉडी बनाता है और क्या करता है, इस बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। यह प्रोसेस आपके शरीर में होता है। क्लियर तरीके से आपको बीमारियां समझ में आ गई होंगी। कुष्ठ रोग में जो प्रभावित होने वाला भाग है वह तंत्रिका तंत्र और त्वचा रहती है। इसमें देखिए आपके त्वचा पर चकत्ते और तंत्रिकाएं बुरी तरीके से प्रभावित हो जाती हैं, है ना। कुष्ठ रोग के बारे में आपने सुन भी रखा होगा। तो अब बैक्टीरिया से संबंधित जितनी बीमारियां हैं उसके जो कारण होते हैं ना, कारणों को समझाया गया है बेहद आसानी से। प्रभावित अंगों को भी समझाने की कोशिश की गई है कि अगर यह प्रभावित होते हैं तो क्यों होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, विषाणु से होने वाले रोग देख लेते हैं। विषाणु से देखो हमें कोई निमोनिक्स बनाने की जरूरत नहीं है, सारे अभी विषाणु से होने वाले रोगों को एक एक करके समझेंगे। पहले जान लीजिए कि विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई। तो विषाणु की खोज जो है इवानोवस्की के द्वारा की गई, और सर्वप्रथम यहां पर देखिए, सर्वप्रथम लिख लीजिएगा, सर्वप्रथम खोजा गया वायरस कौन सा था, तंबाकू वायरस था। अब एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आता है भाई, क्या कि वायरस को आपका सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोला जाता है। आपसे पूछ ले भाई क्यों बोला जाता है, तो आपको बताना है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोलने का कारण को कोई ना कोई होगा। कारण यह है कि जब वायरस आपकी बॉडी से बाहर रहेगा तो किस फॉर्म में रहता है, निर्जीव रूप में रहता है। और जैसे ही व्यक्ति के अंदर जाता है ये वायरस, जैसे ही शरीर के अंदर जाएगा तो वह तुरंत एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होने के बाद फिर वह देखो अपने करतब दिखाता है, और कैसे हम बीमार पड़ते हैं, किसी भी वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं। क्लियर। तो इसीलिए यह दोनों तरीके से काम करता है। तो लोगों ने इसको बोला, वैज्ञानिकों ने बोल दिया कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है यह। अब आते हैं रोग पर। देखो प्रमुख रोग देखेंगे, उनके वायरस, सीधे सीधे वायरस समझेंगे, और प्रभावित अंग, कौन सा अंग उस वायरस के कारण प्रभावित हो रहा है, और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यहां से भी आपके एग्जाम में खूब क्वेश्चन बनाए जाते हैं, किस तरीके से बनते हैं यहां समझा दिया जाएगा भी। सबसे पहले देखो जुकाम दिया हुआ है, जो आपका नॉर्मल सा जुकाम होता है, सर्दी जुकाम, मौसम बदलता है तो उस टाइम आपको जुकाम होता है। बोले फिर जुकाम और निमोनिया में क्या अंतर होता है। निमोनिया में क्या होता है, आपका श्वसन अंग में हमने देखा था, वहां पर लंग्स में आपका एल्वियोली जो रहता है, एल्वियोली में आपका क्या आकर के ऑक्सीजन की जगह तरल भर जाता था।
तो निमोनिया की समस्या आती है। लेकिन जो जुखाम होता है नॉर्मल सा जुखाम होता है, वायरस आपका राइनो वायरस रहता है, इसमें पूरा श्वसन अंग नहीं प्रभावित होता है, ऊपर ही ऊपर क्या होते हैं, लंग्स इसमें प्रभावित होते हैं, ब्रोंकाइली वगैरह जो है थोड़ा बहुत प्रभावित होंगे इससे श्वसन से, और फिर सही हो जाता है। और यह एयर ट्रांसमिटेड होता है, बोलते हैं ना अगर जुखाम हुआ है भाई दूर रहो मुझसे। फिर आते हैं डेंगू पर। डेंगू जो होता है आपका अरबो वायरस, यही एक और देख लेते हैं चिकुनगुनिया को। क्यों? क्योंकि इसका जो वेक्टर है ना दोनों का सेम है। एडीज मच्छर पीछे मैं समझा चुका हूं, डेंगू के डा को एडीज के डा से कनेक्ट करवाया था ताकि आपको याद रहे कि डेंगू मच्छर में वाहक जो होता है वो कौन सा मच्छर होता है, मिलान करने के लिए प्रश्न यहां से आता है। अभी हम वायरल डिजीज पढ़ रहे हैं और डेंगू जो है अपने आप में एक वायरल डिजीज होता है। इसमें होता क्या है, यह अरबो वायरस के कारण होता है और पूरा शरीर इससे इंफेक्टेड होता है। इसका जो वेक्टर है, तो वेक्टर हम पीछे याद कर चुके हैं, एडीज है। सेम यही आपका चिकनगुनिया में भी रहता है। चिकनगुनिया का भी वेक्टर कौन रहता है, एडीज मच्छर ही रहता है। दो बीमारियां देखिए और दी हुई हैं, चेचक और छोटी माता। चेचक जो है 100% आपकी समझिए भारत से खत्म हो चुकी है, विश्व से खत्म हो चुकी है चेचक। लेकिन चेचक और छोटी माता जिसे चिकन पॉक्स, छोटी माता को चिकन पॉक्स भी बोला जाता है, बड़ा कंफ्यूज करते हैं यहाँ पर वायरस इसके। क्यों? क्योंकि चेचक का वायरस है वेरिओला वायरस और छोटी माता का वायरस है वेरिसेला वायरस। और वेरिओला वायरस जो है खत्म हो चुका है, वेरिसोला वायरस अभी भी देखिए हो जाता है बच्चों को। छोटी माता जो है एक बार जब छोटी माता हो जाती है तो माना जाता है कि आपके बॉडी में इम्यून बन चुका है, अब दोबारा क्या होता है उसको छोटी माता नहीं होती, कभी कभार दोबारा भी हो जाती है ना, लेकिन रेयर केसेस होते हैं वह, तो वह वेरिसेला वायरस होता है। अब यह पूरे शरीर में आप जानते हैं संपूर्ण शरीर ही प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि पूरे शरीर पर ही दाने पड़ जाते हैं छोटे छोटे, और एयर ट्रांसमिटेड होती है। जिसको भी आप देखते होंगे घर वगैरह पर बीमारी यह होती है उसको कमरे में बंद रखा जाता है और उसके पास जाने के लिए मना कर दिया जाता है। क्यों मना करते हैं भाई? क्योंकि यह एयर ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। पोलियो पर आते हैं भाई। पोलियो जो है आपका पोलियो वायरस के कारण ही होता है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है क्योंकि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इससे जो प्रभावित हो जाएगा, अगर यह वायरस आपके शरीर में घुस गया तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही खत्म कर देगा और आपको पैरालिसिस टाइप के आपके सिम्टम्स आ जाएंगे। और इस टीके की खोज किसने की थी? जोनास साल के द्वारा की गई थी। देखो जोनास साल के द्वारा जो खोज की गई थी तो पहले इंजेक्शन के माध्यम से यह टीका दिया जाता था, आगे चल करके यह ओरल वैक्सीन, बोलते हैं ना 2 बूंद, है ना 2 बूंद दिए जाते हैं ना पोलियो के, तो आगे चल करके यह ओरल वैक्सीन के रूप में आ गया था। और यहां से यह भी पता चला वैक्सीन आपकी कुछ आप देखते हो इंजेक्शन के माध्यम से भी दी जाती हैं, ओरल के माध्यम से भी वैक्सीन और अपडेट होती हैं तो फिर वह ओरल के माध्यम से भी दी जाती हैं। हालांकि जब धीरे धीरे करके साइंटिफिक रिसर्च वगैरह होती है तो जाकर के वैक्सीन को और अपडेट किया जाता है। तो पोलियो से संबंधित आपको क्लियर हो गया होगा जो समस्याएं हैं। एड्स को लेकर के देखो आपके क्वेश्चन आता है। एड्स जो होता है वह एचआईवी वायरस के कारण होता है, इसमें आपका प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। होता क्या है देखो, एड्स को समझ लेते हैं। एड्स जैसे ही आपके शरीर में एचआईवी वायरस घुसेगा और एचआईवी वायरस घुसते ही आपके नर्वस सिस्टम में, सॉरी आपके जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम में मौजूद था टी लिम्फोसाइट। पीछे आपको यह समझा चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। टी लिम्फोसाइट आपके शरीर में मौजूद होंगी, सीधे क्या करेगा यह टी लिम्फोसाइट्स को ही खत्म कर देगा। अब भैया जब टी लिम्फोसाइट खत्म हो गई, यही काम क्या करती थी, कोई वायरस अटैक करता था, बैक्टीरिया अटैक करता था तो यह उसको खत्म कर देती थी। टी लिम्फोसाइट ही खत्म कर देगा तो 4 से 5 साल के बाद में कोई भी छोटी से छोटी भी बीमारी होगी तो आपका इम्यून सिस्टम क्या होगा, उसके खिलाफ नहीं लड़ पाएगा। एड्स में बेसिकली यही लक्षण होता है जिस भी व्यक्ति को यह एड्स होता है। होता कैसे है देखो, ब्लड ट्रांसमिटेड होता है। आपको बताया ना कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स के दौरान या एक किसी एड्स से प्रभावित व्यक्ति का ब्लड आपके ब्लड के कांटेक्ट में आ गया तो आपको तब भी एड्स होने की संभावनाएं हो जाएंगी। और इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे एलिसा टेस्ट बोला जाता है। यह बस इतना ही याद रखना है, इस टेस्ट में क्या होता है वो लैब वालों पर छोड़ दो, है ना। आपको क्या याद रखना है, बस जितना बताया जा रहा है। रेबीज, रेबीज आप जानते हो कुत्ता बंदर वगैरह काटने से जो रेबीज होता है यह आपका लीजा वायरस से होता है। कौन सा वायरस है? लीजा वायरस है। और इसमें प्रभावित होने वाला अंग आपका तंत्रिका तंत्र रहता है। यहां जो दिया गया है क्वेश्चन बनाया जाता है कि कौन सा आपका 100% फैटल, मतलब अगर यह रेबीज हो गया ना आपको तो 100% मानकर चलिए जो भी रोगी रहेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इसकी टीके की खोज लुई पास्चर के द्वारा की गई थी। रेबीज के बारे में आपको बताया जाता है 24 घंटे के अंदर क्या करना चाहिए। रेबीज यदि कुत्ते वगैरह ने काटा है आपको तो आपको तुरंत जाकर के वैक्सीन या इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखो दिया हुआ है गलसुआ। गलसुआ आपने देखा होगा, कनगुज जिसको बोल देते हैं ग्रामीण भाषा में, तो यह मम्स वायरस के कारण होता है। यह करता क्या है, आपकी लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है। देखो कान के नीचे आपकी जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं उनमें सूजन आ जाती है। आपने देखा भी होगा व्हाइट व्हाइट कलर का, लोग क्या करते हैं यहाँ बांध करके मेडिसिन घूमते हैं ना चिपका करके, तो वह समस्या क्या होती है, वही गलसुआ आपकी बीमारी होती है और मम्स वायरस के कारण यह आपको होती है।
इबोला वायरस, भाई जो इबोला वायरस होता है यह भी प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। यह इबोला क्यों नाम पड़ा, यहां समझ लेते हैं। इबोला जो है आपका, कांगो आपने नदी पढ़ी थी, अफ्रीका जब हमने पढ़ा था वहां कांगो नदी पढ़ी थी। क्या जानते हो और कांगो नदी के बारे में? यही कांगो नदी थी जो आपकी विषुवत रेखा को 2 बार काटती थी। भूल गए होगे कि ज्योग्राफी का वीडियो रिवीजन नहीं कर रहे होगे तो भूल जाओगे। इसी कांगो की ही सहायक नदी है इबोला, और यहीं पर सबसे पहले इस वायरस का केस मिला था, इसीलिए इस बीमारी का नाम रख दिया गया इबोला वायरस। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाया गया है ये। खसरा को पढ़ते हैं भाई। खसरा जो है आपका मोरबिली वायरस के कारण होता है। यह भी पूरा शरीर इससे प्रभावित होता है और शरीर पर लाल लाल दाने से रैशेस टाइप के पड़ जाते हैं। पीलिया और हेपेटाइटिस को समझाया कि पीलिया और हेपेटाइटिस दोनों ही आपके हेप्टा वायरस के कारण होते हैं। जो वायरस है आपका कौन सा है? हेप्टा वायरस है। इसमें दोनों में ही आपका इन्फेक्ट होता है लीवर, लेकिन पीलिया से ज्यादा खतरनाक है हेपेटाइटिस, और हेपेटाइटिस भी आपका कई होते हैं, ए होता है, बी होता है। ए बेसिकली सिम्टम रखता है पीलिया के प्रकार के, लेकिन जो बी होता है अत्यंत घातक होता है। देखो बी में होता क्या है, इसमें आपका कोई भी इसका इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है और कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है या पीलिया की तुलना में। अब यह ब्लड ट्रांसमिटेड होता है। देखो जो हेपेटाइटिस बी है ऐसा नहीं है कि उससे आप दूर भागने लगो, इसमें आपका ब्लड अगर उस व्यक्ति का संपर्क में आएगा आपके, तभी आपको हेपेटाइटिस बी हो सकता है। लेकिन यदि पीलिया वगैरह का कोई बीमारी है किसी व्यक्ति को, तो वह आपके सलाइवा ट्रांसमिशन से भी, जैसे ही आपका सलाइवा कांटेक्ट में आएगा उस व्यक्ति का, तब भी आपको होने के चांस रहेंगे। तो आप ज्यादा सिक्योर रहने की जरूरत है पीलिया वाले से, ना कि हेपेटाइटिस वाले से, क्योंकि हेपेटाइटिस बी आपका ब्लड ट्रांसमिटेड होता है। यह आपके एग्जाम में देखो क्वेश्चन भी आता है। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस जब पढ़ाया था आपको, बताइए, ध्यान ध्यान करो, जब आपको हेड के बारे में या सर के बारे में बनाया, ब्रेन के बारे में समझाया था, तो बाहर जो झिल्ली होती है ब्रेन के, वह आपकी मेनिंजाइटिस कहलाती है, और यही जो रोग होता है मेनिंजाइटिस कहलाता है। यह बेसिकली एक अपने आप में वायरल डिसीज होती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको मेनिंजाइटिस। अब आपके लिए नया नया नाम नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मेनिंजाइटिस वहां पर समझा दिया था कि इसी मेनिंजिस जो आपकी झिल्ली होती है, यह जब प्रभावित होगी, और यह प्रभावित कब होगी? मेनिंगिटाइटिस, यह जब वायरस आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो यह आपके इस मेनिंजिस जो झिल्ली को प्रभावित करता है, तो मस्तिष्क इससे बुरी तरीके से प्रभावित होता है। तो वायरस से होने वाले डिजीज जितने होते हैं उनको आसान भाषा में आपको समझा दिया होगा, क्योंकि कारण आप जान रहे होगे, तो शायद अब आपके लिए यह तथ्य याद करने बहुत आसान हो जाएंगे। याद तो बहुत सारी चीजें तो याद ही हो रही होंगी साथ के साथ, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आता है ना कुछ, तब तक हमें याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम बीमारी को जान जाते हैं, बीमारी को जानने के बाद उसके कारण को समझ जाते हैं, और जो भी तथ्य आपके कठिन से कठिन लिखे हुए हैं उसको आसानी से समझ जाते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं हम, तो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के बारे में हमने पीछे, प्रोटोजोआ तो हमारे लिए अपरिचित नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमने नॉन कॉर्डेटा वाले ग्रुप बनाए थे, वहां मोनेरा, प्रोटेस्टा जो फाइलम बताए थे, अब आपको बताना है कि मोनेरा और प्रोटेस्टा में से यह प्रोटोजोआ किस फाइलम में आता है। क्या यह मोनेरा में आता है या प्रोटेस्टा में आता है? आप कमेंट करके बताया करो यार, जो यहां पर पूछा जाया करे उसको कमेंट करके जरूर उसका जवाब दिया करो। यहाँ प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां देखते हैं, क्योंकि यह प्रोटोजोआ बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बीमारियां मनुष्य के शरीर में फैलाते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, सभी जानते हो मलेरिया के बारे में। अब मलेरिया के बारे में आपसे क्वेश्चन क्या बनता है? पहला क्वेश्चन होता है कि जो प्रोटोजोआ होता है यह कौन सा प्रोटोजोआ होता है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। याद कैसे रखोगे? देखो रक्त में जो प्लाज्मा होता है ना, वह प्लाज्मा प्रभावित होता है, बेसिकली आरबीसी प्रभावित होती है, तो वह प्लाज्मा इफेक्ट होता है, इसीलिए इसका नाम आप याद रख सकते हो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मा से ही क्या याद रख सकते हो? मलेरिया आपका किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण, और इससे प्रभावित होती है आपकी प्लीहा और आरबीसी। देखो इसके वेक्टर जो दिया हुआ है, मादा एनाफिलिस दी हुई है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए भाई कि मादा ही क्यों होती है। मैं समझा देता हूं और बहुत मजा आएगा यहां समझना चीजों को। देखो जो आपके मच्छर होता है, मच्छर की जो लार ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, यहां मच्छर बन नहीं पाया है लेकिन समझने की कोशिश करना, जो लार ग्रंथियां होती हैं वो भी मादा मच्छर। अब मादा ही मच्छर क्यों है, अभी यह भी समझ में आ जाएगा। मादा एनाफिलीज ही क्यों है यहां पर वाहक? क्योंकि मच्छर की जो लार ग्रंथियां होंगी यहां पर मौजूद होता है आपका यह प्लाज्मोडियम। और यह प्लाज्मोडियम कैसे? जब मच्छर यह ह्यूमन को कट करेगा, ह्यूमन को मान लीजिए कट किया उसने, काटा ह्यूमन को, तो वहां पहुंच जाएगा मनुष्य के शरीर में यह प्लाज्मोडियम। यह प्लाज्मोडियम मनुष्य के शरीर में पहुंचता है तो लीवर को इन्फेक्ट करेगा, फिर यह आरबीसी के पास पहुंचेगा, आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा, और आरबीसी से जब बाहर निकलता है तो बोला जाता है कि आरबीसी को ही फोड़ देता है, फाड़ देता है ना। तो आरबीसी आप समझ, उसके बाद ही बताया जाता है, ऐसा बोलते हैं, इसी को बोला जाता है कि मलेरिया के बाद ही मनुष्य के शरीर में क्या होता है? खून बहने लगता है ना, खून फैल जाता है। क्यों? उसका रीजन यही होता है कि प्लाज्मोडियम जैसे ही मनुष्य के शरीर में पहुंचता है तो यह प्रोसेस होता है। अब प्लाज्मोडियम यहां से शरीर से बाहर निकलना चाहता है। क्यों? क्योंकि यह प्लाज्मोडियम जो बनाता है वो नहीं आपको जानना है, ठीक है। प्लाज्मोडियम यहां से निकल करके अपनी ग्रोथ करना चाहेगा, अपने बच्चे करना चाहेगा, और यह बच्चा करने के लिए उसको चाहिए
एक मादा का स्थान, और मादा का स्थान जो है यही जो मादा एनाफिलीज मच्छर है दोबारा आएगा, ह्यूमन को कट करेगा और यहां से यह ले जाएगा। जो मलेरिया से प्रभावित व्यक्ति रहता है उसके पास यह मच्छर आकर के इसको क्या करेगा, दोबारा ले जाएगा, प्लाज्मोडियम को सेगा, पालेगा, दोबारा बच्चे होंगे और फिर से अपनी लार ग्रंथि में भरकर आएगा, फिर ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा। तो इसी कारण नर के पास में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। क्या नर के पास में बच्चों को वगैरह को पालन करने, पोषण करने के या बच्चे देने के लिए कोई जगह होती है? ऐसी नहीं होती है। तो यही कारण होता है कि मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है यही प्रमुख वाहक होता है किसका, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का। क्लियर? तो मलेरिया क्यों फैलता है, मलेरिया क्यों फैलता है यह समझ में आया, प्रोटोजोआ के कारण। और यहां पर जो वेक्टर होता है मादा एनाफिलीज क्यों होता है, नर क्यों नहीं होता है, एक छोटी सी कहानी से समझा पाने की स्थिति में अब हो गया होगा। अब सोने की बीमारी देखते हैं, जो आपकी स्लीपिंग सिकनेस बोली जाती है वह प्रोटोजोआ आपका ट्रिपेनोसोमा होता है। सोमा को सोना से याद करना है, ट्रिपेनो सोना इसको पढ़ना है, क्योंकि यह जो प्रोटोजोआ है यह सोने की बीमारी, अगर इस जैसे होता क्या है इसमें, अगर यह आपके प्रोटोजोआ आपके शरीर में पहुंच गया तो आपका ब्रेन क्या होता है, मूर्छित अवस्था इसको बोलते हैं ना, उसमें पहुंचेगा और लगातार क्या है, आप सोते रहोगे। तो सोने की बीमारी आपके वाहक कौन होता है, इसमें सीसी मक्खी रहती है। सीसी मक्खी इसमें प्रमुख वाहक रहती है। जैसे मलेरिया में प्रमुख वाहक आपका मादा एनाफिलीज मच्छर रहता है, वैसे ही सोने की बीमारी में आपकी प्रमुख वाहक सीसी मक्खी रहती है। यह सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पीवाईक्यू उठाकर देख लेना एक बार। पेचिस जो होता है, पेचिस आपका एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसमें भी आपकी बड़ी आंत प्रभावित रहती है बुरी तरीके से, और आपको यदि पेचिस वगैरह होती है, आप देखते हैं बड़ी आंत इसमें जब प्रभावित होगी तो बार बार आप क्या है, मल के लिए बार बार भागते हैं। ठीक। कालाजार, कालाजार में देखो जो आपका प्रोटोजोआ है डोना वाली है, और इसमें आपकी बोन मैरो प्रभावित होती है। बोन मैरो मत पूछना कहां होती है, जो हड्डी होती है हड्डी में ही आपका क्या भरी रहती है, बोन मैरो। यही बोन मैरो बुरी तरीके से प्रभावित होती है कालाजार में। अब डायरिया, सॉरी डायरिया बोल रहा हूं, पायरिया। तो पायरिया जो होता है, क्या बोलते हैं पायरिया, पायरिया किसकी समस्या है, बोले मसूड़ों की समस्या है। मसूड़ों से लगातार ब्लड वगैरह आने लगता है जैसे ही आप प्रोटोजोआ कौन सा, एंट अमीबा जिंजेवेलिस। तो जिंजेवेलिस अगर आपका प्रोटोजोआ आपके शरीर में गया तो आपको पायरिया की समस्या होगी, और पायरिया में आपके मसूड़ों वगैरह से लगातार ब्लड आता रहता है। तो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। अनुवांशिक रोग देखते हैं भाई। अनुवांशिक रोग पीछे समझा दिया कि यह माता पिता से बच्चे को प्राप्त होने वाले रोग होते हैं जो आपके अनुवांशिक रोग कहलाते हैं। अनुवांशिक के स्तर पर आप समझिए, अनुवांशिक जो जानकारियां होती हैं, जब सेल पढ़ाया था, सेल के अंदर बताया था केंद्रक होता है, और केंद्रक में ही आपके मौजूद होते हैं जीन्स। जीन्स बेसिकली मनुष्य के भीतर 23 जोड़ी जो है क्रोमोसोम्स होते हैं जिन्हें गुणसूत्र बोला जाता है, और यही गुणसूत्रों में अगर कोई गड़बड़ी आ जाती है तो वही आपके अनुवांशिक रोग कहलाते हैं। यह होती है मोटी मोटी परिभाषा अनुवांशिक रोगों की। अब यह होता क्या है, कौन कौन से रोग होते हैं और क्यों होते हैं, कारण समझ लो तो बस आसान हो जाएगा आपके लिए। एग्जाम में बस इतना ही जानना होता है, बहुत डीप नहीं जाना है। तो प्रमुख जो आपके रोग दिए हुए हैं अनुवांशिक, उसमें हीमोफीलिया, वर्णांधता, सिकल सेल, टर्नल सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, बस यह 5 ही आपको तैयार करना है, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो समझते हैं भाई हीमोफीलिया और वर्णांधता को। पहले यह जानते हो हीमोफीलिया होता क्या है, यह तो हम जानते हैं भाई। इसको रायल डिजीज के रूप में भी जाना जाता है, पीछे पढ़ाया है आपको। और यदि व्यक्ति को कट लगता है, इससे प्रभावित जो व्यक्ति होता है उसको अगर कट लगा तो उसकी क्या है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। नॉर्मली 2 से 3 मिनट में तो ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को अगर छोटा सा भी कट लगता है तो 24 घंटे में उसकी क्लॉटिंग हो पाती है। तो यह हीमोफीलिया प्रमुख बीमारी होती है। और वर्णांधता क्या होता है, वर्णांधता में आपको समझिए जो लाल और हरे रंग होंगे, प्राइमरी कलर्स बोला जाता है, इनमें पहचान नहीं कर पाएगा। जैसे लाल के बीच आपने हरा रंग दिखा दिया तो उसको पता ही नहीं चलेगा, है ना, क्या लिखा हुआ है, हरे रंग से कुछ लिख दिया, तो वही आपकी कलर ब्लाइंडनेस कहलाती है। दोनों बीमारियां आसानी से समझ गए होंगे क्या होता है, लेकिन अब होती क्यों है, कारण को समझते हैं। अनुवांशिक बीमारी इनको क्यों बोला जाता है। देखो, मनुष्य के शरीर में आपने 23 जोड़ी पढ़े गुणसूत्र, इसमें 22 जोड़ी जो होते हैं यह अलग हो गए, ऑटोनॉमस गुणसूत्र जिनको बोलते हैं। जो 23वां होता है जोड़ा, यह आपका सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। मतलब क्या होता है, देखो यह अगर अपने आप में XX रहेगा तो ये क्या होगा, ये गर्ल रहेगी, है ना, लड़की रहेगी। अगर गुणसूत्र आपका XX रहे तो यह लड़की के गुणसूत्र माने जाते हैं, है ना। और जो आपका XY रहता है यह पुरुष का माना जाता है। जब आपका जाइगोट बनता है, जाइगोट में मान लीजिए महिला के पास से X आता है, पुरुष के पास से Y आया, तो बच्चा जो होगा वो क्या होगा, वो भैया लड़का पैदा होगा। और अगर महिला के पास से X आया, पुरुष के पास से भी X आया, तो बच्चा क्या पैदा होगा, बोले लड़की पैदा होगी, है ना। XX क्या डिसाइड करता है, लड़की। XY क्या डिसाइड करता है, लड़का। क्लियर। तो यहां से हम समझाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि हीमोफीलिया में और वर्णांधता में क्या होगा। हीमोफीलिया और वर्णांधता में यही जो XX क्रोमोसोम होता है, इसमें X क्रोमोसोम
जो है बुरी तरीके से प्रभावित रहता है। तो यहाँ क्वेश्चन आपका बनता है, जो हीमोफीलिया है और वर्णांधता है, इसमें ऑप्शन में दिया होगा एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। तो आपको बता देना है कि यह जो एक्स क्रोमोसोम है, इसके कारण ही आपको हीमोफीलिया और वर्णांधता की दिक्कत होती है। ठीक, अब सिकल सेल में आते हैं, और यह पुरुषों में महिलाओं की तुलना में अधिक होता है। इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं, इस पॉइंट को अभी समझा दूंगा, फिर आप दोबारा कभी भी इसको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो पुरुषों में यह अधिक क्यों होता है। यह जो एक्स होता है क्रोमोसोम, यह महिलाओं के पास रहेगा और पुरुषों के पास क्या रहता है, एक्स वाई रहता है। बोले इनफेक्ट क्या होता है, महिलाओं वाला ही एक्स जो होता है यह बुरी तरीके से इन्फेक्ट रहता है। बोले देखो थोड़ा डिटेल में और जाओगे तो पेयर में अगर आपके पास दोनों इन्फेक्टेड रहेंगे, अर्थात दोनों एक्स क्रोमोसोम अगर पेयर में इन्फेक्टेड रहेंगे, तभी यह बीमारी आपको होगी, हीमोफीलिया और वर्णांधता। लेकिन मान लो भाई यह एक्स जो इन्फेक्टेड रहेगा पुरुष के पास पहुंचा और महिला के पास पहुंचा, लेकिन दूसरा वाला एक्स हेल्दी है एकदम, क्योंकि महिला के पास ही दूसरा एक्स होगा, पुरुष के पास तो दूसरा वाई है, तो यहां तो हेल्दी हो या ना हो कोई चांस ही नहीं है। तो दूसरा अगर हेल्दी रहेगा तो यह एक्स वाला जो अनहेल्दी पहुंचा है, जिसमें हीमोफीलिया और वर्णांधता मौजूद है, यह क्या होगा, यह महिला क्या होगी, एकदम स्वस्थ बिहेव करेगी। लेकिन यह वेक्टर है, इसीलिए बोला जाता है महिलाएं क्या होती हैं, इसकी वाहक होती हैं। यहां समझने की कोशिश करना। लेकिन एक्स अगर पुरुष के पास पहुंच गया, अगर बच्चा हुआ, उसमें एक्स जो है क्रोमोसोम प्रभावित है इससे, इस बीमारी से, तो वाई स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो कोई मतलब नहीं है, वह पुरुष को यह समस्या देखी ही जाएगी। यही कारण होता है कि पुरुषों में महिलाओं की तुलना में यह बीमारी अधिक होती है, हीमोफीलिया और वर्णांधता। और महिलाएं वाहक कैसे होती हैं, यह समझ में आ गया होगा, क्योंकि आगे इनसे जब बच्चा होगा, एक्स एक्स वाली मान लीजिए महिला है, उसका एक्स मान लीजिए प्रभावित है और दूसरा पुरुष है, एक्स वाई एकदम हेल्दी है, और इन दोनों से आपका जाइगोट जो बनेगा, जाइगोट में बच्चा जो पैदा होगा, मान लीजिए एक्स वाई लड़का हुआ, तो एक्स वो महिला से आया हुआ अगर है ना, एक्स तो महिला स्वाभाविक सी बात है आया हुआ होगा, और वह एक्स यदि यह हवाला हुआ कौन सा, जो बुरी तरीके से प्रभावित है किससे, हीमोफीलिया और वर्णांधता से, तो बच्चे में भी हीमोफीलिया होगी, लड़के में होगी, लड़की में हो सकता है एक चांस कम हो जाए, स्वस्थ वाला एक्स आ जाए भाई, तो यह चांस एक बन जाता है कि लड़की स्वस्थ हो सकती है। तो इस यही कारण होता है, जो फैक्ट आपका दिया हुआ है कि पुरुषों में महिलाओं की तुलना में अधिक रहता है हीमोफीलिया और वर्णांधता। समझ में आ गया होगा। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, देखो इसको आसानी से समझते हैं। एनीमिया आपका क्या होता है, एनीमिया मतलब होता है ब्लड की, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है शरीर में। अब इसको आरबीसी के बेस पर समझेंगे। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, आरबीसी क्या होती है, आरबीसी का साइज हमने पढ़ा था जब आरबीसी डब्ल्यूबीसी पढ़ी थी, तो गोलाकार आकार की होती है। और सिकल सेल जो होता है, यह समझिए चंद्रमा, चपटी आकार की जो आरबीसी बन जाएगी, तो उसी को बोल दिया जाएगा सिकल सेल एनीमिया की दिक्कत है उस बच्चे में। होता क्या है इसमें, और यह होगी क्यों, देखो जो आपकी वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, इसमें आरबीसी आपकी मौजूद रहेंगी और ब्लड बहता रहेगा। लेकिन जैसे ही आरबीसी गोल ना होकर के चपटी हो जाएंगी, तो ब्लड के बहने की क्या होगी, उसका विरोध करेंगी भाई। जैसे ही विरोध करेंगी तो वह दिक्कत बच्चों में होने लगेगी, बच्चों में ब्लड की कमी होने लगेगी, वेसल्स में ब्लड की कमी होगी और बच्चों की फिर क्या होती है, डेथ हो जाती है। यह बीमारी अपने आप में सिकल सेल एनीमिया कहलाती है। कारण क्या होता है, सिकल सेल आरबीसी, जो नॉर्मल आरबीसी है वह सिकल सेल आरबीसी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसके पीछे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है, उसके कारण ही उसमें ही इंफेक्शन होता है, तभी यह ग्लोबिन प्रोटीन जो है यह आरबीसी में पहुंचेगा और आरबीसी का साइज जो है बदल देगा। यह जानने की आपको जरूरत भी नहीं है, लेकिन आपको केवल कारण समझा दिया गया कि सिकल सेल एनीमिया, इसका नाम क्यों पड़ा और क्या होता क्या है आखिर इसमें। टर्नर सिंड्रोम क्या है, देखो टर्नर सिंड्रोम में भी एक्स क्रोमोसोम का ही अभाव रहता है। बेसिकली जो महिलाएं होती हैं, बोला जाता है ना कि महिलाओं में जो प्रेगनेंसी होती है 30 वर्ष तक स्वस्थ रहती है, और 30 वर्ष के बाद यदि महिलाओं के पास में एक्स एक्स क्रोमोसोम है, यहां समझते हैं कैसे होता क्या है। तो एक्स एक्स क्रोमोसोम रहा और पुरुष है उसके पास एक्स वाई क्रोमोसोम है, तो कभी कभी होता क्या है, यह दोनों क्रोमोसोम आकर के एक ही अंडाशय बना लेते हैं। तो दो क्रोमोसोम यहां पर आ जाएंगे और दूसरा क्या है, जीरो रहेगा, है ना, वहां से क्रोमोसोम खत्म हो जाएगा। अब जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट में दो संभावनाएं बनेंगी। एक तो यह पेयर जो एक ही में आ गया है, मान लीजिएगा पेयर एक में आ गया है और मनुष्य के मेल के वाई से यह संपर्क में आ जाएगा, तो जो जाइगोट बनेगा एक एक्स एक्स वाई बन जाएगा। दूसरा क्या है, जहां पर जीरो है, तो मान लीजिए मेल से एक्स आया और मेल का जीरो, तो यहां एक्स जीरो कंडीशन बनेगी। तो यह जो एक्स जीरो क्रोमोसोम पेयर बनेगा, तो यह पेयर अपने आप में समझिए जो महिलाएं होंगी यह बांझ का शिकार होंगी, है ना। जो बांझपन बोलते हैं ना, महिलाओं में बांझपन की समस्या कैसे आती है,
तो इसी तरीके से बांझपन की समस्या बोली जाती है और यह टर्नर सिंड्रोम कहलाती है। यह आनुवंशिक बीमारी, क्योंकि महिलाओं में आप समझ रहे हैं यह बेसिकली एक्सेप्शनल केस में ही होता है। टर्नर सिंड्रोम एक एज बढ़ने के बाद में यह क्रोमोसोम में यह गड़बड़ी आ जाती है। होता क्या है, महिलाओं का ही जो एक्स क्रोमोसोम होता है वह एक ही साथ पेयर बना लेता है, एक ही अंडाशय में जुड़ जाता है दोनों जाकर के। और डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में यहाँ 23वें जो पेयर बताया गया था सेक्स क्रोमोसोम, उससे कोई मतलब नहीं है इसका। इसमें जो 21वां क्रोमोसोम होता है यहाँ उसकी एक अतिरिक्त प्रति बन जाती है। 21वें क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रति बनेगी तो इससे जो होने वाले बच्चे होंगे, आप देखोगे डाउन सिंड्रोम से जो प्रभावित होंगे उन्हें मानसिक विकार यानी कि मानसिक मंद बुद्धि के दिखाई देंगे आपको, है ना। उनका शरीर भी विकसित नहीं हुआ होगा ढंग से। तो यहाँ प्रश्न आपसे बनता है, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र कौन सा पेयर जो है वो प्रभावित होता है। तो 21वां जो क्रोमोसोम है इससे प्रभावित होता है, आपको बस इतना ध्यान रखना है। चलो आज जो है आपके सारे ह्यूमन डिजीजेस क्लियर हो गए होंगे और बेहद आसानी से, बेहद सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की गई है। साइंटिफिक लैंग्वेज आप समझोगे, बायोलॉजिकल टर्म से समझने की कोशिश करते ना तो फिर आप रटते ही रह जाते और फिर मजा भी नहीं आता आपको। और जो पीछे इससे रिलेटेड चीजें बताई गई हैं पहले यह सुन लो। देखो पादप कार्यकी से संबंधित आपको पीछे क्या क्या समझाया था। सेल के बारे में जब पढ़ाया था वहां आपको डिटेल से समझाया था कि जो आपकी ह्यूमन सेल्स होती हैं, एनिमल सेल्स होती हैं और जो आपकी प्लांट सेल्स होती हैं, इनमें क्या क्या अंतर होता है। नहीं देखा है तो जाना पहले सेल वाला वीडियो देखना जाकर के, तो कुछ चीजें आपकी प्लांट फिजियोलॉजी की वहां कराई गई। फिर देखो फाइलम्स जब बताए गए थे तो प्लांट्स का जो विकास होता है शुरुआती स्तर पर, आप जानिए कि प्लांट्स के मुख्य फीचर आपको क्या दिखाई देते हैं। आपको पत्तियां दिखती हैं, जड़ दिखता है, तना दिखता है, फूल दिखता है। लेकिन जो शुरुआती स्तर के पेड़ थे या पौधे थे, क्या उनमें इनका स्पष्ट विभाजन हुआ था? बोले नहीं हुआ था। या हमने फाइलम के स्तर पर जब पढ़ा था, याद करिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, यह 5 आपको प्रमुख फाइलम बताए गए थे, है ना। इस आधार पर पेड़ों का विकास दिखाई दिया था। शुरुआती स्तर के जो पेड़ थे वह जलीय थे, धीरे धीरे करके यह उभयचर अर्थात जल और स्थल पर आए। फिर आपको जो स्थल खंड पर आज आसपास आपने पेड़ देखते हो वह बने, है ना, जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसी के भीतर क्या प्रोसेस हो रहा है वह हम आज की वीडियो में समझ लेंगे। तो यह चीजें ऐसी हैं जो अभी बताई आपको, यह पीछे हम कर चुके हैं, इसको दोबारा कराने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन यहां से ही इंटरलिंक है क्योंकि यह आपका बॉटनी का पार्ट है। जो पादप कार्यकी हम पढ़ते हैं यह पूरा बॉटनी का पार्ट है। शुरुआत में आपको बताया था कि बॉटनी के जनक आपके कौन कहलाते हैं। बॉटनी के जनक आपके थियोफ्रस्ट हैं। पूरा रिवाइज भी करा रहा हूं, साथ साथ यह भी समझ में आ रहा होगा कि पीछे जो आपको फैक्ट्स बताए गए हैं, जहां आपको ह्यूमन या एनाटॉमी के बारे में पढ़ाई गई थी चीजें, वो बॉटनी से रिलेट करके क्यों बताई जाती हैं, ताकि आपको यहां बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ चीजें अभी रह जाती हैं जो आपको प्लांट फिजियोलॉजी में कवर करा दी जाएंगी। आज की वीडियो में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भाई, जानेंगे कि पादप जो कार्यकी है इसके भीतर हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम जानेंगे कि पौधों के द्वारा क्या क्या कार्य किया जाता है, उनकी कायिक संरचना के स्तर पर और जितनी भी कार्य पद्धतियां होती हैं। उदाहरण के तौर पर प्रकाश संश्लेषण, पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है आखिर क्या होता है, कहां पर होता है, यह सब जान लेंगे आज की वीडियो से। फिर प्रकाश श्वसन या आप बोलते हो जिसे रेस्पिरेशन, क्या पौधे भी सांस लेते हैं। फिर दूसरे नंबर पर हम इसको देखेंगे। आगे हम इसके रिप्रोडक्शन सिस्टम को पढ़ेंगे, क्योंकि पौधों में भी मानव की भांति या ह्यूमन की भांति रिप्रोडक्शन होता है, तभी तो इतने सारे पेड़ पौधे हमें दिखाई देते हैं। अन्यथा एक ही पेड़ एक ही होता है ना। उसके बाद फिर आगे और पेड़ों का विकास कैसे हो रहा है, उत्पत्ति कैसे हो रही है, तो इसके लिए हमें पौधों में कैसे रिप्रोडक्शन होता है इसको जान लेना है आज की वीडियो में। फिर लास्ट में हम कुछ हार्मोन्स देख लेंगे। पौधों में भी जैसे ह्यूमन के हमने हार्मोन्स पढ़े, जब ग्रंथियां पढ़ी तो ह्यूमन के संबंधित हार्मोन्स देखे थे, ऐसे पौधों में किस तरीके से हार्मोन्स का योगदान रहता है ना, वह भी हम समझ लेंगे आज के वीडियो में। और फिर लास्ट में आपका फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट, इनको किस आधार पर विभाजित किया जाता है इसको जानेंगे। एक एक करके आज वीडियो में एक एक घटनाओं को समझेंगे प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड, और बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल बच्चे की तरह समझने की कोशिश किया करिए। शुरू करते हैं भाई फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपसे देखिए प्रश्न बनता है, पहले यह बताइए होता क्या है। फोटोसिंथेसिस का आसान भाषा में समझो तो जो पेड़ पौधे भोजन तैयार करते हैं, वह चाहे अपने लिए चाहे हमारे लिए, तो पेड़ पौधे जो भोजन तैयार कर रहे हैं प्रकाश की उपस्थिति में, उसे ही बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। समझ में आया कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, यह प्रोसेस क्या होती है। देखो कहां पर होती है पहले यह जानो। पेड़ आपने देखा है, बिल्कुल देखा है। पत्तियां देखी है, हाँ भाई, वो ग्रीन होती हैं, बिल्कुल होती हैं। पौधों का या पेड़ का कौन सा भाग ग्रीन होता है, बोले पत्तियां। तो ग्रीन क्यों होती है, क्योंकि यहां पर मौजूद है आपका क्लोरोफिल, साथ ही मैग्नीशियम धातु रहती है। तो यह क्लोरोफिल मौजूद रहती है, जिस कारण से पौधे क्या करते हैं, पौधे यहां पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल,
जल हम कैसे देते हैं? जड़ों के माध्यम से देते हैं। और यह जल आपका ऊपर तक पहुंचाता कौन है? यह भी हम भाई पीछे पढ़ चुके हैं। जाइलम और फ्लोएम, दो संवहनी ऊतक हमने पढ़े थे जब टेरिडोफाइटा से एंजियोस्पर्म तक के हमने प्लांट का प्रोसेस पूरा देखा था। वहां हमने देखा था कि संवहनी ऊतक दो थे आपके, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जा से हमने जल को याद किया था, जाइलम से जल को याद किया था। और जल क्या करता था? यह जाइलम करता था, जड़ों से जल ऊपर तक ले जाता था, है ना। तो पत्तियों तक यह जल लाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मौजूद, इन दोनों का प्रोसेस होगा। यह दोनों मिलकर के आपका कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे और ऑक्सीजन निकालेंगे। पेड़ हमें ऑक्सीजन कैसे देते हैं? इसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से ही देते हैं। तो अब यह आसान भाषा में हमें समझ में आ गया होगा। जो पौधों की पत्तियां होती हैं, यहां पर मौजूद होता है क्लोरोफिल। बोले ठीक है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल इन दोनों का प्रयोग करता है ना। इन दोनों का प्रयोग कौन करता है? पत्तियां हमारी करती हैं। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही यह प्रोसेस होता है, इसीलिए इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो का मतलब ही होता है प्रकाश, ठीक है। बनता क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट बनता है और आपका ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसीलिए पेड़ हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। एक प्रश्न आपका बनाया जाता है कि भाई यह जो ऑक्सीजन बन रहा है, यह हमारे जितने भी पृथ्वी पर मौजूद हैं पेड़ वगैरह, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसके द्वारा बनाया जाता है? तो आपको यहां याद कर लेना है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन शैवालों के द्वारा बनाया जाता है। इसको समझाओ भाई कैसे? देखो, आप जल में देखते हो जो भी आपका जलीय वनस्पतियां होती हैं, जिन्हें शैवाल जहां प्रमुख है या जिसे हम डायटम बोलते हैं, तो ये डायटम या शैवाल क्या करते हैं? ये सर्वाधिक मात्रा पे हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन बनाते हैं। क्योंकि जो घुलित रूप में ऑक्सीजन होती है, जितनी आपकी जंतु होते हैं, जितने आज जलीय जंतु होते हैं, उनको ऑक्सीजन उपलब्ध कौन करा रहा है? यही शैवाल उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए सर्वाधिक उत्पादन जो किया जा रहा है, जो फोटोसिंथेसिस किया जा रहा है, इन शैवालों के द्वारा ही किया जा रहा है। याद कर लेना है। और सूर्य के प्रकाश में हमें पता है यह 7 लाइट्स होते हैं, जिन्हें विबग्योर या बैनी आ पिनाला, हिंदी वाले ऐसे पढ़ते हैं। और पूछा जाता है कि भाई किस प्रकाश में, यानी कि सूर्य के किस रंग में सर्वाधिक फोटोसिंथेसिस किया जाता है पत्तियों के द्वारा? तो याद कर लेना है, रेड कलर में, लाल रंग में सर्वाधिक या फोटोसिंथेसिस किया जाता है पत्तियों के द्वारा। तो अब इसके पीछे रिसर्च है, वैज्ञानिकों ने यह खोजा है पीछे, है ना। इसके पीछे बहुत सारे प्रयोग किए हैं, वह नहीं जानना है, हमें यह याद करना है जो चीजें समझाई जा रही हैं। और यह इक्वेशन देखो जो दी होती है, इस इक्वेशन को आज समझ में आ गया होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और 12 आपके जल, और सूर्य का प्रकाश उपस्थित रहता है। बनता क्या है भाई आपका? यही ग्लूकोज, जिसे आप कार्बोहाइड्रेट के रूप में जानते हैं, ऑक्सीजन प्लस वाटर। क्लियर? वाटर जो निकलता है आप जानते हैं, देखो एक तो वाष्पोत्सर्जन के रूप में निकलता है। सूर्य का प्रकाश भैया जब पत्तियों पर पड़ेगा, और पत्तियों पर ये आपका संरंध्र दिख रहा है, ये संरंध्र क्या है? यही स्टोमेटा बोलते हैं इसको। यह स्टोमेटा क्या करते हैं? आगे समझ लेंगे इसको। स्टोमेटा से ही आपका वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है। वेपोराइज करके जो पानी मौजूद होता है यहां पर, वह पानी बाहर निकलता है। तो सारा प्रोसेस देखो समझ में आ गया होगा, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या हो रहा है। फिर देखो श्वसन की बात आती है। बोले ह्यूमन सांस लेता है? बिल्कुल लेता है। अब हमसे पूछा जाए क्या पेड़ भी सांस लेते हैं? तो आपको बताना है बिल्कुल लेते हैं। दिन में भी सांस लेते हैं और रात को भी सांस लेते हैं। लेकिन दिन में भैया हमें पता किसे नहीं चलता है। दिन में देखो ऑक्सीजन निकालते हैं फोटोसिंथेसिस से, हमने बता दिया। और श्वसन में क्या निकलता है? श्वसन वो हमारी तरह ही लेते हैं। तो श्वसन में हम क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेड़ भी भैया क्या निकालेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। दिन में यह कम करते हैं, है ना, दिन में श्वसन कम करते हैं, इसलिए दिन में हमें पता नहीं चलता है। रात में हमारे पास प्रकाश है नहीं? बोले हाँ। तो रात में भाई प्रकाश संश्लेषण तो होगा नहीं? बोले नहीं होगा। इसीलिए रात में पौधे क्या करेंगे? श्वसन ज्यादा करेंगे। तो रात में क्या निकलेगा पेड़ों के पास से? बोले रात में निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए घर वाले क्या बोलते हैं कि रात में पेड़ों के नीचे मत जाया करो। क्लियर? रीजन समझ में आया आज? तो यही होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब इसमें समझते हैं गैसों का विनिमय होता है। देखो यार, जब कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लेते हैं तो और ऑक्सीजन निकालते हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है? विनिमय, एक्सचेंज। गैसों का जो एक्सचेंज हो रहा है वो कहां पर हो रहा है? स्टोमेटा जो होता है, जो आपने संरंध्र देखे ना पत्तियों पर मौजूद होते हैं, इन्हीं के द्वारा आपका गैसों का विनिमय होता है। अर्थात यही आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और O2 को रिलीज करता है। साथ ही साथ यह पूछा जाता है आपसे कि यह जो गैसों का विनिमय हो रहा है किस प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है? तो वहां ऑप्शन में आपका विसरण दिया होगा, पराशरण तो आपको आंसर मानना है विसरण। विसरण को देखिए डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन मतलब कुछ नहीं होता है, समझो यार, जल, खनिज या गैस जो भी होता है, पेड़ मान लीजिए यह पेड़ है बड़ा सा, अब पेड़ में यह पत्तियां मान लीजिए एक डाली पर पत्ती लगी हुई है, ठीक है। अब भाई यहां से अगर दूर तक जड़ों तक कुछ भेजना है, गैसों का विसरण करना है या कुछ भी जल खनिज भेजना है, तो जाइलम फ्लोएम काम कर रहे हैं। लेकिन पत्ती में ही, बगल में ही, मान लो पास में ही कुछ भेजना है, गैस को भेजना है, ऑक्सीजन को भेजना है,
अब ये तो है नहीं केवल पत्तियां ही श्वसन करती हैं, बोले बिल्कुल नहीं, तने होंगे आसपास वाले, है ना, आसपास जितने भी पौधे के भाग होंगे सभी श्वसन कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे होंगे। तो यहां से ऑक्सीजन अगर बगल में भेजना होता है तो क्या करते हैं, यही स्टोमेटा डिफ्यूज करते हैं, किसको, गैस को, और यही डिफ्यूज करते हैं। डिफ्यूज मतलब क्या होता है, मान लीजिए इस पत्ती पर यह गैस मौजूद है, डिफ्यूज करेगा तो आसपास फैला देगा। आसपास अगर फैलाना होता है तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन, याद कर लेना है आपको। आसपास जब डिफ्यूज करेंगे यही स्टोमेटा तो उसी प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं, और इसी डिफ्यूजन के द्वारा ही गैसों का विनिमय भी होता है। क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहां एक प्रश्न आपका बनता है, वाष्पोत्सर्जन। देखो वाष्पोत्सर्जन हमने देख लिया, स्टोमेटा कर रहे हैं, पत्तियों में जो छेद मौजूद है, ऐसे समझो भाई, आसानी से एकदम समझा करो, पत्तियों में जो छेद मौजूद है वो कर रहे थे वाष्पोत्सर्जन, बोले बिल्कुल। तो अब देखो पत्तियों में जो भी श्वसन हो रहा है, उस श्वसन में जो आपकी साइकिल चलती है, CO2 का जो प्रयोग कर रहे हैं पेड़, उसे आपका C3 साइकिल बोलते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, एकदम शॉर्ट बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है। जो पौधे इस समय CO2 का प्रयोग करते हैं इसे C3 साइकिल बोला जाता है। अब बोले फिर ये C4 साइकिल क्या है। C4 साइकिल देखो, C4 साइकिल जो होती है, जहां पर टेम्परेचर बहुत अधिक रहता है, पानी वगैरह कम उपलब्ध रहता है, थोड़ा सा आप समझिए शुष्क जलवायु जहां की रहेगी, वहां के पेड़ पौधे। इसमें एक बढ़िया एग्जांपल है आपका मक्का। तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र होता है, इस जगहों पर पानी वगैरह थोड़ा उपलब्धता कम रहती है, तो यहां शुष्क जलवायु रहती है, यहां पर मक्के का उत्पादन बढ़िया होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मौजूद होती है C4 साइकिल। समझा दो भाई, C4 साइकिल ऐसा क्या करती है, ये करती क्या है। देखो जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो वाष्पोत्सर्जन को ही रोकने के लिए क्या करते हैं, यह संरंध्र कहां से हो रहा है, बोले पत्तियों के इन स्टोमेटा से हो रहा है। तो स्टोमेटा अगर बंद हो जाएंगे तो अब वाष्पोत्सर्जन हो पाएगा, वाटर वेपराइज हो ही नहीं पाएगा। तो फिर पत्तियों में क्या होगा, जो पेड़ों में जल रुका हुआ है रुक जाएगा भाई, है ना, यही होगा ना बेसिकली, अगर आसान भाषा में समझो तो। C4 साइकिल वाले जितने भी पेड़ होते हैं क्या करते हैं, ये स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं, है ना, कुछ समय के लिए बंद रखेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा और बढ़िया से ग्रोथ करेंगे अपनी। तो यही आपका C4 साइकिल वाले पेड़ों में होता है, जो मक्का वगैरह, इसके लिए मक्का हो गया, ज्वार हो गया, ये सारे क्या होते हैं आपके मोटे अनाज जितने हैं, ये यहां पर आपको ज्यादातर C4 साइकिल ही दिखाई देगी। अब आगे बढ़ते हैं भाई, जीरोफाइट्स क्या होते हैं। देखो जो शुष्क जलवायु होती है, शुष्क जलवायु के अनुकूल ऐसे पेड़ होते हैं जो अपने आप को ढाल लेते हैं, वो सारे जीरोफाइट्स में आते हैं। यही एक आप देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, हाइड्रोफाइट। तो हाइड्रोफाइट वो होते हैं जो जलीय जलवायु, जैसे जो जलीय भाग होता है वहां पर कुछ पेड़ आपको दिखेंगे, बहुत ज्यादा वेट वहां का एनवायरमेंट रहता है ना, तो वहां की क्लाइमेट बहुत वेट रहती है, तो वहां पर जो पेड़ पौधे तो आपको दिखाई देते हैं वो सारे हाइड्रोफाइट होते हैं। एक आप हेलोफाइट पढ़ते हो, देखो जो लवणीय जगह होती है। अब इस तरीके के अगर एग्जाम्पल आपको बताया जाए तो आपने मैंग्रोव वन पढ़े थे, तो मैंग्रोव वन क्या होते हैं, आपके सारे हेलोफाइट्स होते हैं। लवणीय प्रकार की जो मृदा रहेगी, है ना, वहां पर जितने भी आपके पेड़ पौधों का विकास होगा वह हेलोफाइट्स के अंतर्गत आएंगे। तो जीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट। अब यही जीरोफाइट क्या करते हैं, इसके एक एग्जाम्पल समझते हैं। इसका संबंध स्टोमेटा से है। कैसे? स्टोमेटा क्या काम कर रहा था, अपने रंध्र, यही जो पत्तियों में स्टोमेटा होता है बंद हो जाता है, और मान लो कहीं पानी बहुत कम है भाई, तो वहां जीरोफाइट्स होगा, और जीरोफाइट्स क्या करेंगे, इस वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए ही यह पत्ती हमने बनाई। पत्तियों में जो ये संरंध्र होते हैं, यहीं पर आपके देखो कांटे बन जाते हैं, ठीक है। पत्तियों का कन्वर्ट किसमें हो जाता है, कांटों में हो जाता है। यह कांटे क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन को रोक सकें। यही प्रोसेस होता है आपका जीरोफाइट्स में। तो सारे एक दूसरे से देखो इंटरलिंक है, समझने की कोशिश किया करो तो सारे फैक्ट बहुत आसान हो जाते हैं। तो हमने श्वसन देख लिया और प्रकाश का संश्लेषण देख लिया हमने, दोनों प्रोसेस हमने समझ लिए पेड़ों के माध्यम से कि आखिर पेड़ इनमें कैसे अपनी भागीदारी निभाते हैं। अब आते हैं भाई जनन पर। रिप्रोडक्शन वाला जो पोर्शन है हमने ह्यूमन का तो समझ रखा है, मानव के नर जननांग हमने देख लिए हैं और फीमेल जननांग भी देख लिए हैं, है ना। तो उसी से कनेक्ट करके यहां समझने की कोशिश करो। पादपों में भी उसी तरीके का रिप्रोडक्शन दिखाई देगा। एक आपका कहलाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा कहलाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो अभी हम आगे समझेंगे, इसको थोड़ा डिटेल से समझने की जरूरत है कि पादपों में यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है ना। पुरुष जो पादप आपके नर पादप होते हैं, या समझिए नर पादप वाला भाग होता है और मादा पादप वाला भाग होता है, इन दोनों के ही मिलने से ही आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और एसेक्सुअल है मतलब यहां पर ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होगा, यहां एक ही पौधा होगा और एक पौधे से अनेक नए पौधों का जन्म होगा, इसे बोला जाता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके कुछ भाग होते हैं, यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, खाली समझ लो आप। एक होता है आपका खंडन, जिसे फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। यह जो होता है शुरुआती पौधे होते हैं जो एल्गी वगैरह रहे थे, जैसे आपने पढ़े थे ना थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा टाइप के जो आपके यह पेड़ होते हैं या पौधे होते हैं, उनमें जो है आपका यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देगा। फिर जो मुकुलन होता है जिसे बडिंग बोलते हैं, बडिंग मतलब समझो जो कलिकाएं बन जाती है, जैसे एक आपका यीस्ट रहेगा, जो फंगस होता है, यीस्ट अपने आप में एक फंगस होता है, आप ब्रेड वगैरह जानते हैं जो निर्माण किया जाता है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह क्या करता है, यीस्ट
यह बडिंग बना करके कई यीस्ट में कई अपने जैसे यीस्ट बना लेगा, प्रतिलिपि बना लेता है, उसे बोलते हैं मुकुलन। तो खंडन आपको समझ में आया, खंड क्या होगा, एक कोई आपका समझ लीजिएगा पौधा था, एलिगी था, वह खंडित हुआ दो में, और यही एक खंडित होगा दोबारा से दो में, या दो चार ऐसे खंडित होता चला जाएगा, और इस खंडित होने के कारण ही यह प्रोसेस ही आपका कहलाता है खंडन। मुकुलन आप समझ रहे हैं, बडिंग, जो यीस्ट वगैरह में बडिंग होती है वह आपकी फंगस यीस्ट में दिखाई देगी, बडिंग। तीसरा आपका कायिक प्रवर्धन। यह जो कायिक प्रवर्धन है जिसे आप वेजिटेटिव एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं, अपनी आंखों से हमें यह दिखाई देता है। बोले कहां दिखाई देता है, देखो यीस्ट आप समझो, सॉरी जो कायिक प्रवर्धन है यह समझो आप तने से भी हो सकता है, पत्तियों से भी पेड़ निकल सकते हैं, जड़ से भी नए पेड़ निकल सकते हैं, है ना, नए पौधे जो बोलते हैं। एक पौधे के जो तने से नए पौधा निकल सकता है, पत्तियों से निकल सकता है, जड़ से निकल सकता है। इसका कोई एग्जांपल बताइए अगर, क्योंकि हम वेजिटेटिव एम्प्लीफिकेशन है इसको खूब देखते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूं, आलू। आलू बहुत दिन तक आपके घर पे पड़ा रहता होगा, तो उसके ऊपर से आप देखते होगे छोटे छोटे क्या निकलने लगते हैं, ऐसा लगने लगता है आलू फिर से नए आलू को जन्म दे रहा है ना। तो वो क्या होता है, वो आपका आलू अपने आप में क्या है, तना है भाई, और तने में ही आपका क्या हो रहा है, यही कायिक प्रवर्धन हो रहा है जिसे वेजिटेटिव एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। अब आलू देखना है, तुरंत समझ जाना है, तो क्या हो रहा है इसमें, वेजिटेटिव एम्प्लीफिकेशन ही हो रहा है। चौथा होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन, यह फर्न वगैरह में दिखाई देता है। चलो हमारे लिए काम की चीज क्या है, हमारे लिए काम की चीज है समझने वाली लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे ही हमने वहां पर समझा था एनाटॉमी में, जब ह्यूमन से रिलेटेड चीजें पढ़ी हुई थी। तो आज हम देखेंगे भाई पादपों में क्या होता है। देखो पादप में होता क्या है, पादप में देखो दो विधियों के रूप में यह कंप्लीट होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसे, सबसे पहला प्रोसेस होता है आपका परागण जिसे पॉलिनेशन बोलते हैं, फिर दूसरा होता है आपका निषेचन। यहां समझ लेते हैं कि परागण होता क्या है। परागण कुछ नहीं होता है, समझो यहां पर मादा में आपका जो मादा होता है उसे जो मादा ओवम होता है, जैसे मेल और फीमेल, यहां ह्यूमन बॉडी से समझने की कोशिश करो। ह्यूमन में आपका मेल जननांग था, वहां पर आपका स्पर्म मौजूद था, ठीक है, और फीमेल में आपका ओवम मौजूद था। तो वही आपका पादपों में जो नर होता है उसमें आपका परागगण मौजूद है। परागगण जो है स्पर्म से इसको कंपेयर कर सकते हैं, और वर्तिकाग्र को आप ओवम से कंपेयर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो यही परागकण जब आपके वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, जो मेल वाले, जो प्लांट्स में आपके मेल वाले जो परागकण जिसे बोलते हैं, परागकण जब वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएंगे तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पॉलिनेशन बोला जाता है ना। और ये परागकण आपके कहां मौजूद होते हैं, परागकोश में। अभी इस फिगर से हम एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। यहां हमें खाली जानना है कि पॉलिनेशन होता क्या है, प्रोसेस क्या है भाई। पॉलिनेशन इसी प्रोसेस को बोल देते हैं कि जब भैया मेल वाला जो पादप मेल है ना, उसका जब परागकण फीमेल के वर्तिकाग्र, जो फीमेल वाला जननांग है पौधों का, उसके वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा, तो इसी प्रोसेस को ही पूरी क्या बोला जाता है, परागण बोला जाता है, ठीक, जिसे पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या देखो दो तरीके से होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन तब होता है जब एक ही पौधे में यह पूरा प्रोसेस हो रहा होगा, यानी कि एक ही पौधा होगा, उसी में क्या होगा, मेल वाला फीमेल के यानी कि परागण जो है, परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा। और पर परागण जिसे क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में एक पौधे का, मान लीजिए एक जो पौधा है कोई नर, ठीक है, नर प्लांट है, उसमें परागण मौजूद है, परागण किसी दूसरे पौधे के या दूसरी प्रजाति के पौधे के मादा वाला जो वर्तिकाग्र है वहां तक परागकण पहुंच जाता है कैसे भी, तो वह क्रॉस पॉलिनेशन होता है। यह पहुंचता कैसे है, इन चीजों को हम समझ लेते हैं। इसके दो देखिए माध्यम हो सकते हैं, दो एजेंट होते हैं। कौन कौन से, एक या तो जैविक कारक रहता है, दूसरा अजैविक कारक रहता है। जैविक कारकों में मधुमक्खी हो गया, तितली हो गया, ये सब आपके जैविक कारक होते हैं। करते क्या है, अभी पूरा समझा दूंगा, एक एक करके समझ में आ जाएगा कि ये आखिर परागण हो कैसे रहा है पेड़ों में। इसके बाद आपको जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पेड़ों से संबंधित, वह समझने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। अजैविक कारक कौन से होते हैं, जैसे वायु हो गए, जिसमें जान नहीं होगी भाई, वायु है, जल है, ये सब क्या है, अजैविक कारक हैं। ये जैसे ही आप समझिए पॉलिनेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका दूसरा स्टेप आता है निषेचन का। और यह निषेचन की प्रक्रिया जब कंप्लीट होगी, तो वही ओवरी जब प्लांट का रहेगा, वह फल और बीज में कन्वर्ट होकर के दोबारा नया पौधा, बेबी पौधा बन चुका है, ठीक है। यही प्रोसेस होता है कि नहीं ह्यूमन में भी, जब ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होता है, फिर आपका स्पर्म और ओवन, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर बेबी बनता है। तो वही प्रोसेस यहां पर भी होता है, पौधों में भी होता है सेम। आप समझते हैं यह होता कैसे है, और यह देखो आपको बनाकर बताया गया है, और आर्ट भी अच्छी है, यहां से आप समझ गए होंगे। तो देखो सबसे पहले यहां से जानते हैं हम, जो फूल आपका दिखाई देता है यह प्रमुख जननांग है। एक चीज समझ में आई, जो पुष्प होता है पेड़ में, आप देखते होंगे पौधे में, किसी भी पौधे का पुष्प जो होता है प्रमुख जननांग होता है। यहीं आपका मेल जननांग और यहीं आपका फीमेल जननांग दोनों मौजूद होगा पौधे का, ठीक है। समझते हैं भाई, जो फूल हमें दिखता है इस तरीके से फूल रहता है, सबसे नीचे जहां पर आप पकड़ते हो उसे वृत्त बोलते हैं, ठीक। पुष्प वृत्त बोला जाता है जिस फूल के जिस भाग को आप हाथों से पकड़ते हो, कोई महत्वपूर्ण भाग नहीं है यह। फिर दूसरा आपको दिख रहा होगा पुष्पासन,
यह जो भाग दिख रहा है यह पुष्पासन है। बेसिकली पुष्प का आसन, इसको समझ में ही आ रहा होगा, पढ़ने से समझ में आ रहा होगा, यह पुष्पासन कहलाता है। तीसरा इसके ऊपर गए तो बाह्यदल दिखाई दिया भाई। यह बाह्यदल क्या है? आप देखते होंगे जो पत्तियां सी रहती हैं, फूल के नीचे कुछ पत्तियां सी होती हैं, गुलाब का फूल एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, तो उसमें कुछ पत्तियां सी नीचे रहती हैं, वह बाह्यदल रहती है। अब बाह्यदल उसे जानते तो हैं, लेकिन यह पहले एक कली जब रहती है, कली के रूप में यही बाह्यदल क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। साथ ही साथ जो आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है वह इस बाह्यदल में ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह आपको दिख रहा होगा, यह ग्रीन कलर का है, सर्वाधिक भाग ग्रीन कलर का मौजूद है, और ग्रीन कलर में ही आपका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। पीछे हम पढ़ चुके हैं, तो बाह्यदल का यहां पर इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। अब आते हैं जननांगों पर। जननांगों से पहले दल देख लेते हैं। जो ये पत्तियां होती है ना, इसे दल के रूप में जाना जाता है। देखो पत्तियां आपको दिख रहा होगा लाल कलर की यहां बनाई गई हैं भाई। गुलाब का फूल है लाल, कोई फूल आपका पीला होता है, सरसों, जैसे आप जितने भी फूल आप देख लो, जो भी आपको दोपहर में दिखाई देंगे वह अलग अलग रंगों के होंगे। जो दल के रंग रहेंगे या भिन्न भिन्न कलर के रहते हैं। बोले ऐसा क्यों रहता है? इसका कारण यह होता है, जो आप अभी एजेंट के रूप में पढ़ा था ना, पीछे पीछे आपने जैविक और अजैविक एजेंट पढ़े थे, उसमें जो जैविक एजेंट होते हैं जैसे मधुमक्खी हो गया, भौरा हो गया, तितली हो गया, इन सबको आकर्षित करने के लिए यह दल जो है लाल, पीले, हरे, नीले रंग के आपको दिखाई देंगे। और वही रात वाले जो फूल होते हैं उसमें आपको खुशबू बहुत अच्छी आती है। रात वाले फूल जो होंगे भाई, प्रकाश तो मौजूद नहीं होगा, तो कलर तो यहां पर कलर का तो कोई जरूरत रही नहीं गई, रात में अंधेरा है भाई, तो इस फिर ये कैसे आकर्षित करेंगे? ये वाले फूल जो रात में खिलते हैं इनमें खुशबू बहुत अच्छी होती है, और यह खुशबू के चलते ही इन जितने भी एजेंट्स को है आकर्षित करते हैं। ये एजेंट काम क्या करते हैं? तो पहले हम फूल का देखते हैं। यह जो बीच वाला भाग दिख रहा है घड़ेनुमा, यह जायांग कहलाता है। ठीक है, तो जायांग जो है यह फीमेल वाला पार्ट है। ठीक, फीमेल वाला पार्ट आपका जयांग है, यह बीच में घड़े जैसा दिख रहा है। और यह जो तंतु गए हुए हैं यह मेल वाला पार्ट है, जिसे पुमंग बोलते हैं। पुरुष से आप पुमंग को याद कर लेना। ठीक है, पुरुष से आपका पुमंग, पू से आपका पुरुष, पू से ही आपका पुमंग, कभी नहीं भूलोगे। और जयांग क्या हो जाएगा? जयांग आपका फीमेल वाला भाग होगा। होता क्या है इसमें, हम जूम करते हैं एक एक पार्ट को। तो सबसे पहले हमने जूम किया फीमेल वाले पार्ट को। देखो फीमेल वाला जो पार्ट है, सबसे ऊपर जो भाग है उसे वर्तिकाग्र बोलते हैं, जिसे स्टिग्मा बोलते हैं। मध्य का भाग उसे वर्तिका बोलते हैं, और सबसे नीचे आपका अंडाशय, यहीं पर अंततः फर्टिलाइजेशन होता है। होता क्या है इसको समझेंगे। और मेल वाला जो भाग है उसमें आपका देखिए, यही जो मेल वाला भाग है इसको हमने जूम किया, इधर बनाया, तो यह सबसे नीचे तंतु है, फिलामेंट कहलाता है, और ऊपर यह परागकोश है। परागकोश में मौजूद रहते हैं परागण, परागकण, सॉरी, परागकण कहां मौजूद हैं? इसी परागकोश में मौजूद हैं। यहां भी फूल से समझ में आ रहा होगा, फूल को जूम करके यहां समझाया जा रहा है। तो परागकोश जिसमें परागकण मौजूद रहते हैं, यही परागकण जब वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो यह प्रोसेस क्या बताया था आपको, कहलाता है परागण, कहलाता है पॉलिनेशन कहलाता है। कौन सा प्रोसेस आपका पॉलिनेशन कहलाता है, समझ में आया? यही परागकण जो दाने दाने से दिख रहे हैं, यह आपके कहां पहुंचते हैं, जब वर्तिकाग्र तक। कैसे पहुंचते हैं? इसके लिए ही तो एजेंट भाई हमारे काम करते हैं। दो एजेंट समझाए थे, या तो भाई तेज हवा चलेगी और हवा से यह परागकण कूद कर कहां पहुंच जाएंगे भाई, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएंगे। और मान लो जहां पर यह प्रोसेस नहीं होगा, दूसरे किसी पेड़ में यह मौजूद है, या इसी पेड़ में कभी कभी तो भौरे आते हैं, तितलियां आती हैं, यहां से परागकण को उठाती हैं और कहां ले जाएंगी, वर्तिकाग्र तक ले जाती हैं। यह प्रोसेस क्या कहलाएगा? यही प्रोसेस पॉलिनेशन कहलाता है। और वर्तिकाग्र वाला जो भाग होता है, यह समझिए वर्तिकाग्र के नीचे मौजूद है वर्तिका। देखो याद रखना सबसे ज्यादा आसान है, यह मध्य का भाग वर्तिका है, और ऊपर अग्रभाग, तो यह सबसे ऊपर जो मौजूद है, सबसे आगे जहां परागण सबसे पहले परागकण पहुंच रहे हैं, वह अग्रभाग है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, वर्तिकाग्र है। इंग्लिश का नाम स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यह भी याद कर लेना, लेकिन मैं यहां नाम याद करने का तरीका समझा रहा हूं। तो अग्र का भाग है इसीलिए वर्तिकाग्र बोलते हैं। फिर उसके आगे वर्तिका है, सबसे नीचे देखो अंडाशय है। यही अंडाशय पर जब परागकण पहुंचेंगे अंततः, तो जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है यहीं पर कंप्लीट होता है। अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है, यही अंडाशय अंततः कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अंडाशय ही अंततः बन जाता है बीज या फल के रूप में। जिसे आप फल के रूप में देखते हो ना, पौधों में फल जो दिखाई देता है, यह अंडाशय परिवर्तित हो जाता है फल में, और फल में ही मध्य में ही मौजूद रहते हैं बीज, और उन्हीं बीजों से आगे फिर पौधों का नए विकास होता है। यही तो पूरा प्रोसेस है। कैसे होता है सेक्स रिप्रोडक्शन, क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। पौधों में क्या हो रहा है समझते हैं एक बार रिवीजन करके। देखो यहां पर आपके मौजूद हैं यह पुमंग, जो आपके पौधों के
नर जननांग हैं। इन्हीं पुमंगों में ही यह मौजूद हैं। आपके डॉट डॉट करके क्या मौजूद, इन्हें बोलते हैं परागकण बोलते हैं। यही परागकण या तो जैविक कारक या अजैविक कारकों के थ्रू कहां जाएंगे, वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, और वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे तो यह प्रोसेस आपका परागण कहलाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, वर्तिका से होते हुए अंडाशय पहुंच जाएंगे। यहीं पर आपका फर्टिलाइजेशन होगा, अंडाशय में ही फर्टिलाइजेशन होता है और अंततः फल या बीज के रूप में यह परिवर्तित हो जाता है अंडाशय। यही आपके ट्रू फ्रूट के रूप में भी जाने जाते हैं, जब अंडाशय आपका फल के रूप में बदलेगा। लेकिन जब अंडाशय फल के रूप में ना बदल करके यह जो नीचे पुष्पासन दिख रहा है ना, यह पुष्पासन अगर बदल जाता है या फल का या फूल का कोई और भाग फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो वह फॉल्स फ्रूट कहलाता है। आगे इसको भी समझाया गया है। ठीक, तो यहां से क्लियर तरीके से मैं अब समझा पाने की स्थिति में हूं कि सेक्स रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं भाई पादप हार्मोन्स पर। जैसे ह्यूमन के हार्मोन्स थे, उनका कुछ कार्य था, वैसे ही पादपों में भी हार्मोन्स रहते हैं जिनका कुछ काम होता है, प्रमुख काम होता है। वहां से आपके एग्जाम में खूब क्वेश्चन बनते हैं। देखो, एक होता है पार्ट आपका वृद्धि अवरोधक, दूसरा होता है वृद्धि निरोधक। तो यहां वृद्धि अवरोधक नहीं, यहां लिख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा इसको, वृद्धि वर्धक। ठीक है, तो वृद्धि बढ़ाने वाले। कैसे? प्लांट में आप पौधों को पहले पकड़ लो, एक पौधे को, किसी भी पौधे को पकड़ लो और उसकी जो भी चीजें आपके सामने है ना, आंखों के सामने नजर आए, उन्हीं से देखो हार्मोन्स को याद करने की कोशिश करेंगे। आपने एक पेड़ लगा दिया भाई, तो पहले कुछ समय तक क्या होगा, पेड़ की लंबाई बढ़ेगी। तो वैज्ञानिकों ने भी यही देखा होगा। तो पेड़ की लंबाई उन्होंने देखा, जब वो बढ़ रही थी उसके लिए क्या कोई हार्मोन्स था पेड़ों में? बोले ऑक्सिन हार्मोन्स था। ऑक्सिन हार्मोन्स क्या होता है? यह मान लीजिए आपने डाली लगा दी किसी पेड़ की और यह पेड़ निकल रहा है, तो किनारे जो कट दिख रहा है ना, किनारे किनारे, तो यह किनारे किनारे एक हार्मोन्स वैज्ञानिकों को दिखाई दिया, उसका नाम था ऑक्सिन। और यह जैसे ही कट कर दिया, जब रिसर्च की गई या अध्ययन किया गया, तो यह जैसे ही भाग कट कर दिया गया तो पेड़ क्या हुआ, पेड़ की लंबाई बढ़नी खत्म हो गई। शुरुआती स्तर पे बता रहा हूं। तो शुरुआती स्तर पर जब खत्म हो गई तो यहां पता चला वैज्ञानिकों को कि भैया ऊपर किनारे पर पौधों के सिरों पर क्या मौजूद था, यही ऑक्सिन हार्मोन मौजूद था। फिर भाई पौधे थोड़ा सा बड़े हुए और चौड़ाई भी बढ़ती रही, यानी कि चौतरफा पेड़ों की देखोगे आप ग्रोथ दिखाई देगी। तो उसके लिए एक हार्मोन था जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन हार्मोन जो रहता है पौधों के सभी भागों में वृद्धि करता है और पौधों को जरावस्था को रोकता है। जरावस्था मतलब वृद्धावस्था, जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं। यही जिब्रेलिन जबर हार्मोन होता है ना, ज्यादा यंग बने रहते हैं। इसी कारण से पौधों पर फल वगैरह भी काफी देर तक लगे रहते हैं, अन्यथा बहुत जल्दी पक सकते हैं अगर यह हार्मोन्स ना रहे। समझ में आया? फिर क्या हुआ, पौधे अभी और ग्रोथ कर रहे हैं। भाई पौधों में कुछ टहनी टूट जाती है, दोबारा फिर से ग्रोथ कर जाता है, क्योंकि लगातार पौधों में क्या हो रहा है, जब तक यंग है तब तक सेल डिवीजन होता है। इसके लिए आपका हार्मोन कौन सा जिम्मेदार होता है, हमें पता चला साइटोकाइनिन। और साइटो का मतलब हमें पता है क्या होता है, साइटो का मतलब ही होता है सेल। तो कहने का मतलब है सेल के डिवीजन का ही काम कर रहा होगा। ह्यूमन में भी जो ग्रोथ हो रही है, लंबाई वगैरह बढ़ती है, कोई भी सेल अगर खराब हो जाती है कहीं की, ठीक है, चोट लगती है, दोबारा से सेल डिवीजन होता है और सही हो जाती है। यही पेड़ों में भी काम होता है भैया। सेल डिवीजन कौन कर रहा है, साइटोकाइनिन कर रहा है। यहां से हमें ग्रोथ वाले हार्मोन्स पता चल गए कि पेड़ हमने लगाया था, उसकी जो लंबाई बढ़ रही थी, लंबाई बढ़ने के लिए जिम्मेदार जो हार्मोन्स थे वो याद हो गए। अब क्या आपसे पूछा जाए पेड़ की लंबाई जीवन पर्यंत बढ़ती रहती है? नहीं, एक समय आता है, मान लो 5 से 7 साल बाद, समय के बाद में पेड़ ग्रोथ करना बंद कर देते हैं। तो उसके लिए क्या है, 2 हार्मोन्स प्रमुख रूप से जिम्मेदार होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। एक एथिलीन रहता है, दूसरा एब्सिसिक एसिड रहता है। क्या करता है भाई एथिलीन? एथिलीन देखो, पेड़ों पर जैसे ही फल आने लगते हैं उसके बाद पेड़ की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि वहां सिक्रीट हो जाता है पेड़ों में एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन क्या करेगा, वही फलों को, कच्चे फलों को पकाना शुरू कर देगा। और नहीं जानते हो तो यही एथिलीन का ही प्रयोग हम जब कारपेट रखते हैं ना, जब हम पेड़ कच्चे तोड़ लाते हैं, है ना, अब भाई पेड़ पकाने देते हैं लेकिन हमें जल्दबाजी रहती है, तो हम वही कृत्रिम रूप से एथिलीन के माध्यम से क्या करते हैं, उन्हीं फलों को पकाने का काम करते हैं। वही काम पेड़ों में जब होता है नेचुरल रूप से, तो वहां भी एथिलीन हार्मोन ही रहता है। इकलौता गैसीय रूप में हार्मोन मौजूद होता है पौधों में। आज क्लियर हो गया होगा आपको। अब एब्सिसिक एसिड, यह भी देखो वृद्धि निरोधक हार्मोन क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि जैसे ही यह रिलीज होता है उसके बाद सेल का डिवीजन होना खत्म हो जाता है। तो एक है आपका साइटोकाइनिन, वो सेल डिवाइड कर रहा है, अर्थात इसी के माध्यम से पेड़ों में लगातार वृद्धि होती है। कहीं कोई कट लग जाता है फिर से सही हो जाता है पेड़ में। लेकिन जब एब्सिसिक एसिड आपका रिलीज होगा, यह अपने आप में हार्मोन है, यह जैसे ही रिलीज होगा तो सेल का डिवीजन रोक देगा यह, अर्थात जितनी ग्रोथ हो चुकी है बस उतनी ही रहेगी, इसके आगे भैया तुम्हें बड़ा होने की अब जरूरत नहीं है। क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे सारे हार्मोन्स, और आसान भाषा में समझाया भी गया है इसीलिए। अब अगले भाग पर चलते हैं, जो पौधों का प्रमुख भाग है जड़। जड़ में देखो आपसे क्वेश्चन क्या होता है, पहले जड़ का प्रमुख कार्य क्या होता है ये जानते हैं आप? जड़ जो है जल या खनिज का देखो अवशोषण करता है, सीधी सी बात है, और खाद्य पदार्थों का संचय भी करके रखता है। यह जड़ का प्रमुख काम होता है।
जड़ों में आप देखते हैं जो इसकी मूल रोम होती है, देखो जो हेयर रूट होती है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो जड़ होती है, पेड़ आपने देखा, पेड़ की जो जड़ें होती हैं, यह जो अवशोषण कर रही हैं जल का, इनका कार्य होता है जल का अवशोषण करना। यह जो जल का अवशोषण करती हैं किस प्रक्रिया के द्वारा करती हैं? तो आपको आंसर लगाना है परासरण। यहां समझो भाई परासरण क्या होता है, बिल्कुल बच्चे की तरह समझो कि परासरण प्रोसेस समझ में आ जाएगा। देखो परासरण क्या होता है, विसरण परासरण, विसरण समझाई दिया, डिफ्यूज होकर के कैसे गैसों का विनिमय होता है। परासरण भी ऐसे अभी समझा देंगे। परासरण देखो कोई वाटर बॉडी रहेगी, इसमें होता क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन जहां पर ज्यादा होता है, परासरण जो प्रोसेस होगी, वाटर का कंसंट्रेशन, दो हमने पार्ट रख दिए कहीं पर, ठीक है। अब वाटर का कंसंट्रेशन हमने देखा कि ज्यादा किस बीकर में है, बोले इस वाले ए बीकर में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो पानी किस ओर फ्लो करेगा, पानी ए से बी की ओर फ्लो करेगा। क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। ए और बी हमने दो जार ले लिए, ए में ज्यादा था पानी भाई, बी में कम था पानी, तो पानी किधर जाएगा भैया, पानी ए से बी की ओर जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस या परासरण। आसान था समझना, बस थोड़ा आप आसान भाषा में समझने की कोशिश नहीं करते हो, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किशमिश भिगोते होगे सभी, आप रात को डाल देते होगे, सुबह बड़ी हो जाती है, कभी पता किया कि ये फूलती क्यों है? देखो किशमिश जब आप पानी में डालते हो तो वहां पर कंसंट्रेशन कहां पर ज्यादा है, पानी, किशमिश में तो बहुत कम, तो पानी कहां जाता है, किशमिश के भीतर घुसता है, ठीक है। और किशमिश क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, क्योंकि किशमिश में वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करेगा, है ना। और वहां प्रोसेस कौन सा हो रहा होता है, यही परासरण हो रहा होता है। तो आज क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी का जस्ट उल्टा प्रोसेस क्या अपनाया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ वगैरह का पानी पीते हो आप, आरओ में क्या होता है, आरओ का फुल फॉर्म क्या है भाई, रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि यह जो परासरण की क्रिया है जस्ट उल्टा इसकी की जाती है वहां पर। इसीलिए जो स्वच्छ जल होता है आपका, ज्यादा जल होता है, कंसंट्रेशन ज्यादा वाला जल स्वच्छ रूप में हमें प्राप्त हो जाता है, गंदगी सब बाहर निकल जाती है। क्लियर, तो यह रिवर्स रूप में अपनाया जाता है, लेकिन हमें ऑस्मोसिस समझना था, प्रोसेस क्या होता है। और यही प्रोसेस आपका जड़ें करती हैं। जड़ों में भी मूल रोम जो आपके हेयर रूट होते हैं, यानी कि इन जड़ों पर छोटे छोटे बाल नुमा संरचना दिखाई देगी, है ना, रोए जैसे दिखाई देते हैं, वह आपके मूल रोम कहलाते हैं। अब कुछ जड़ें होती हैं जो रूपांतरित होती हैं, मुख्य जड़ों का रूपांतरण हो जाता है। यह जो जड़ें होती हैं रूपांतरित हो जाती हैं, जिन्हें हम खाने के लिए प्रयोग भी करते हैं। कौन कौन सी हैं, देखो मूली हो गया, सलजम हो गया, गाजर, शकरकंद। यहां से जो प्रश्न बनाए जाते हैं ना, पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी जड़ नहीं है, तो जड़ पहचानना बहुत आसान है। एक तो देखो तरीका होता है, नीचे चुनीला चुनीला भाग होगा, ठीक है, जमीन में आप जैसे ही उनको जमीन में जैसे ही गाड़ोगे तुरंत वह क्या होगा, जमीन के भीतर चली जाएगी। नीचे का भाग कैसा होगा, बेस जो होगा वो नुकीला होगा। लेकिन इसके साथ एक दूसरा तरीका मैं बताता हूं। सारे देखो जड़ें आपने देख रखी हैं, मूली देखी है, सलजम भी देखा होगा, गाजर भी देखी होगी, शकरकंद भी देखी होगी। देखो स्वरूप क्या होता है इनका, तुर्कनुमा होती है मूली, कुंभी रूप में आपका सलजम रहता है, शंकुआकार रूप में आपकी गाजर रहती है, और गांठ रूप में आपका शकरकंद रहता है। ये बिल्कुल टफ नहीं याद करना, पहचानना थोड़ा कठिन है कि मूली और सलजम ये सब भैया गाजर में आएगी क्या, जमीन के अंदर रहती है इसलिए नहीं। ऐसे तो आलू भी जमीन के भीतर रहता है, लेकिन वह तो गाजर नहीं है। तो इसको देखो पहचानने का एक तरीका और है। मैंने बताया ना कि जल अवशोषण कहां से हो रहा है, मूल रूम से। मूल रूम क्या है, हेयर रूट, मतलब जो जड़ों के ऊपर छोटे छोटे बाल नुमा रोए नुमा संरचना होती है। तो आप गाजर लेते हो, गाजर के ऊपर यह रोए टाइप के दिखाई देते हैं, ये क्या है, आपके हेयर रूट हैं, जिसे आप छील कर हटा देते हो। ऐसे आपने मूली ली, मूली के ऊपर भी यह क्या रहते हैं, हेयर रूट दिखाई देते हैं कि नहीं, तो इसे भी आप छील कर हटा देते हो। गाजर लिया, मूली, सलजम पर भी यह हेयर रूट आपको क्या होगा, दिखाई देंगे, रहते हैं कि नहीं, कभी ध्यान से देखना। यह मूल रूम आपको दिखाई दे रहे हैं। यही काम क्या कर रहे होते हैं जब जड़ के अंदर होते हैं, यही तो भैया H2O यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर शकरकंद, शकरकंद भी आप ले लेना, शकरकंद के ऊपर भी आपको हेयर रूट दिखाई देंगे। तो जहां जहां आपको यह हेयर रूट दिखाई दे, वह सारी आपकी क्या है, वह सारी आपकी जड़ें हैं, क्योंकि यही हेयर रूट काम क्या कर रही हैं, जल का अवशोषण कर रही हैं। आलू लेते हो भैया, आलू में क्या दिखता है आपको, ये हेयर रूट नहीं दिखता है, तो आलू क्या है, जड़ नहीं होगा, तना होगा। अभी हम समझ लेंगे। तो जड़ पहचानने के दो तरीके बता दिए, दूसरा वाला एकदम वैज्ञानिक तरीका है ना, पहला वाला बिल्कुल एकदम व्यवहारिक तरीका है, और दूसरा भाई मूल रूम क्यों रहते हैं यह समझा दिया हमने। तना आती है भाई, तना क्या काम करता है, पौधे वगैरह को सहारा देने का, और जल वगैरह जो जाइलम फ्लोएम पूरा काम कर रहे हैं ना, जल ले जाना, खनिज ले जाना, ये सब काम कहां कर रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस भैया तनों में ही तो होता है। तो परिवहन का मार्ग कौन दे रहा है, तना ही दे रहा है पेड़ों में। तो तना भी प्रमुख भाग होता है पौधों का। लेकिन अपने से क्वेश्चन क्या आता है, अपने से देखो क्वेश्चन आता है भूमिगत तना, जो भूमिगत तना का रूपांतरण होता है। क्यों भैया, क्योंकि वायवीय जो तना होता है, पेड़ों के जो वायु हमें आंखों के सामने दिखाई देते हैं, तने वायु में मौजूद हैं, हमारे जमीन के ऊपर मौजूद हैं, वह तो हम जानते हैं, वहां से प्रश्न नहीं बनता है। प्रश्न बनता है जो जमीन के भीतर तने मौजूद हैं, और उनके 4 प्रकार होते हैं। इन चारों प्रकारों में घुमा फिरा कर क्वेश्चन आपसे पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा कंद प्रकार का तना है, कौन सा प्रकंद प्रकार का तना है। कभी कभी ये चारों आपकी एक साइड दे देगा और ये चारों मिलाने के लिए दे देगा।
और बढ़िया से आज तैयार कर लेने, इसके बाद आपको फिर याद रहेगा, है ना, कुछ तरीका बना लेंगे ताकि याद बना रहे। जो भूमिगत तना होता है उसमें पहला प्रकार होता है प्रकंद, इसके अंतर्गत आप हल्दी और अदरक को रखते हैं। देखो प्रकंद में आप गांठ वाले जितने, जैसे हल्दी हो गया, अदरक हो गया, ये गांठ वाले तने होते हैं। फिर कंद में आप आलू रखते हो, सल्क कंद में प्याज और लहसुन को रखते हैं हम। घन कंद में देखो अरबी, और अरबी जैसा ही दिखता है जमी कंद। याद करने का मैं बताता हूं थोड़ा सा तरीका। देखो कंद जो है इनमें सबसे छोटा है, दिख रहा है, सबसे छोटा सा नाम 2 अक्षर का कौन सा है? दूसरा आलू है। तो ऐसे हम कनेक्ट कर लेंगे, छोटा वाला छोटे के साथ मैच कर देंगे, क्योंकि सबसे छोटा नाम हमें आलू दिखा भैया, जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, और कंद को हमने कनेक्ट किया आलू के साथ में। शल्क कंद, देखो शल्क का मतलब क्या होता है? छिलका, ठीक, शल का मतलब होता है छिलका। परत, परत जिसे बोलते हैं, तो परतदार रूप में आपको कौन सा दिखाई देता है भैया? प्याज अगर आ जाएगा वहां सामने तो हम बता देंगे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, क्या होती है? इनके परतें, लेयर वगैरह होती हैं, और लेयर के कारण ही इनको शल्क कंद। कंद का मतलब जानते हो ना क्या होता है? कंद का मतलब तना ही होता है। ये मत सोचना कंद क्या है ये, कंद का मतलब कंद मूल फल खाते थे ना, तो कंद हो गया तना, मूल हो गया आपका जड़, और फल तो आप जानते ही हो। तो कंद में आपका जो केवल कंद की कैटेगरी में आलू को छोटा नाम छोटे के साथ, सल्क में छिलका, तो लेयर वगैरह प्याज में दिखाई देती है आपको, लहसुन में, तो सल्क कंद में प्याज लहसुन को रखते हैं। घन कंद देखो हम याद कर लेंगे इसको। घन कंद से कैसे याद करोगे? अरबी को अरब से याद कर लो, है ना। अरब में क्या है? घनी आबादी नहीं है, बिल्कुल, है ना। घन कंद मतलब घनी आबादी अरब में नहीं है, तो अरबी को हमने याद कर लिया अरब से। अरबी और जिमी कंद किसमें आ जाएंगे? घन कंद में आ जाएंगे। अब प्रकंद वाला हमने याद कर लिया, गांठ वाले जितने हैं ना वो प्रकंद में आते हैं, हल्दी और अदरक। तो सारे देखो तने आपको याद हो जाएंगे। अब मैच करने को आएगा, बहुत आसानी से आप कर दोगे। फ्रूट्स में आते हैं भाई। फ्रूट्स में देखो जब निषेचन हो रहा था, निषेचन के बाद जो अंडाशय भाग था, क्लियर तरीके से समझाया था कि जब निषेचन होता है भाई, यह समझते हैं हम मेल जननांग को, इसमें जो अंडाशय वाला भाग था यह परिवर्तित होता है किसमें? फल में, और फल के भीतर ही मौजूद होते हैं बीज। अब यह फल में अगर बदल गया तो यह कहलाता है ट्रू फ्रूट। लेकिन पुष्प के अन्य भाग भी हैं, जैसे पुष्पासन था जिस पर फूल बैठा हुआ है भाई। अब अगर पुष्पासन बदल रहा है भैया फल में, मान लो यह पुष्पासन वाला भाग फल में बदल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? फॉल्स फ्रूट कहलाएगा। वो अपने आप में ट्रू फ्रूट नहीं होता है, क्योंकि हम जिसे फल समझ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट समझो। हम जिसे फल समझ रहे हैं वह फल नहीं है, फॉल्स फ्रूट है। फल तो उसके भीतर मौजूद है। इसके एग्जाम्पल क्या है? ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल होता है सेब, एग्जाम्पल होता है नाशपाती। ये सेब और नाशपाती ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये भैया फॉल्स फ्रूट के अंतर्गत आते हैं। कैसे? आप सेब खाते हो, सेब में आप सोच रहे हो भाई, मान लीजिए यह सेब है, ठीक है। अब सेब में आप सोच रहे हो क्या आप सेब फल खा रहे हो, ट्रू फ्रूट खा रहे हो? बिल्कुल नहीं खा रहे हो। यह जो बाहर का भाग है यह पुष्पासन बदल चुका है फ्रूट में। सेब में क्या होता है? पुष्पासन फ्रूट में बदल जाता है। तो हम खाते कौन सा भाग है उसका? पुष्पासन खाते हैं। अंदर जो निकाल कर फेंक देते हो ना तुम, अंदर जो निकाल कर फेंकते हो वह देखो अंडाशय होता है। जो बाहर का भाग होता है वह अंडाशय होता है, उसके भीतर क्या मौजूद होते हैं? बीज मौजूद होते हैं। इन्हीं बीजों से नया पेड़ का पौधा बन सकता है, नया सेब का पौधा बन सकता है। तो क्लियर तरीके से समझ में आया होगा कि इसको फॉल्स फ्रूट क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम बाहर जो भाग खा रहे हैं सेब का वह पुष्पासन है भैया, और जो अंडाशय है, अंडाशय आपका जो भाग निकाल देते हो, सेब का कौन सा भाग निकाल देते हो? अंडाशय। खाना है तो वो अंडाशय खाओ, तब समझ में आएगा कि ट्रू फ्रूट खा रहे हो। तो यही प्रोसेस सेम नाशपाती में होता है। यहां आपसे प्रश्न जानते कैसे बनाए जाते हैं कि किस फल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो सेब और नाशपाती में हम क्या खाते हैं? पुष्पासन खाते हैं, क्योंकि यह फॉल्स फ्रूट है। अब अमरूद और अंगूर, इसमें क्या खाते हैं भाई? फल भित्ती खाते हैं। मतलब फल भित्ती मतलब चारों ओर, तो फल भी खा जाते हैं और उसकी भित्ती, सब कुछ खा जाते हैं। इसी के भीतर आप देखते हैं सीड्स भी मौजूद होते हैं, है ना। क्लियर तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे रिप्रोडक्शन हुआ होगा, उसके बाद यह फल कैसे निर्मित हुए होंगे। अब आम और पपीता, इनमें क्या करते हैं? मध्य फल भित्ति। क्या मतलब है भाई? क्योंकि इसमें हम छिलका हटा देते हैं ऊपर से। आम का छिलका खाते हो क्या? ना पपीता का खाते हो, तो भैया ऊपर का हम हटा देंगे तो बीच का जो बचता है उसे बोलते हैं मध्य फल भित्ति। तो उसमें खाने वाला भाग कौन सा है? मध्य फल भित्ति। नारियल में देखो उसका जो भ्रूण भाग होता है, भ्रूण पोष को ही हम खा जाते हैं, ठीक। लीची का जो भाग होता है एरिल होता है, इसको याद कर लेना है। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? एरिल। सहतूत में देखो रसीले जो परिदल पुंज होते हैं उन्हें हम खाते हैं। कटहल में भी देखो परिदल पुंज और साथ साथ जो कटहल के बीज होते हैं वह भी खाए जाते हैं, ठीक है। बीजों की तो अलग ही सब्जी भी बनाई जाती है। तो यह बहुत आसान है आपके लिए याद रखना कि फलों का कौन सा भाग खाया जाता है। ट्रू जो फ्रूट होते हैं, फॉल्स फ्रूट होते हैं, इनका विभाजन कैसे किया गया, और उसके अलावा जो पेड़ से संबंधित जड़ हो गया, तना हो गया, पत्तियों का क्या काम है ना, लैंगिक जनन समझा दिया पूरा, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन,
इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यहां से आपकी जो बायोलॉजी है ना, जनरल साइंस के अंतर्गत जो बायोलॉजी पार्ट है वो मेरे द्वारा खत्म कर दिया गया है और उम्मीद करता हूं कि बहुत मजा आया होगा, चीजें आपको बहुत आसानी समझ में आई होंगी। अब जाना घटना चक्र उठा लेना, चाहे कोई प्रैक्टिस सेट उठा लेना और क्वेश्चन हल करना, लेकिन ऐसा नहीं कि जाके सीधा क्वेश्चन हल किया। पीडीएफ का कंपाइल फॉर्म आपको मिलेगा, उसको निकलवाना और वीडियो को कई बार देखना ताकि चीजें रिवाइज होंगी, बार बार 2 से 3 बार रिवीजन करने के बाद फिर जाना जो प्रैक्टिस सेट वाला पार्ट बताया ना उसको करना और देखना कितना मजा आएगा, कितनी आसानी से अब आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। और जो कोर एरियाज करा दिए गए हैं, मुख्य एरियाज क्या हैं आपके, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, 4 प्रमुख एरिया होते हैं जहां से आपके क्वेश्चन 60 से 70 क्वेश्चन इन्हीं पार्ट से आपके देखने को मिलेंगे। इसको करो रिवाइज दबाकर, 1 महीने बचा हुआ है, 1 महीने तक वादा किया गया था कि कंप्लीट करा देंगे और करा दिया गया। ठीक है, चलिए आज का वीडियो खत्म करते हैं। जुड़े रहिएगा इसी तरीके से और दोस्तों में शेयर जरूर किया करो यार अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, और कमेंट और लाइक जरूर करना। धन्यवाद।